नमस्कार, आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक बुक्स के बारे में। बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास यहाँ पे, तो आप बहुत बार पूछते रहते हैं कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। कुछ आयुर्वेद बेसिक सीखना है तो बताओ, है ना। आप लोग के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज का वीडियो उनके लिए है जो आयुर्वेद की बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं। सभी नॉर्मल लोगों के काम आएगा जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके कलेक्शन में कौन कौन सी बुक्स होनी ही चाहिए एक अच्छा प्रैक्टिशनर बनने के लिए। और प्रैक्टिशनर्स के भी काम आएगी जो आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं कि उनको अलग अलग वेराइटीज़ की बुक रहेगी जिसको पढ़ के वो अपना और नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है वो 4 लैंग्वेज वालों के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, ये 4 लैंग्वेज वालों के लिए ये जो आज का वीडियो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ये 4 लैंग्वेज में जो अलग अलग बुक्स मेरे पास हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको ये 2 अलग अलग कलर में वीडियो देखने मिलेगा क्योंकि कल जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो डिलीट हो गया है। सो आज ये फिर से पार्ट 1 कर रहा हूँ। पार्ट 2 तो मेरे पास शायद सेव पड़ा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले हमेशा याद रखिए, आयुर्वेदिक आपको बेसिक कुछ भी सीखना है, कभी भी कोई भी बुक पढ़नी है, हमेशा संहिता से शुरू करो या संहिता को ही अंतिम अपना रेफरेंस मानो। ऐसा सभी आयुर्वेद के वैद्य या चिकित्सक कहते हैं। जब आप किसी ऑथर को पढ़ते हैं, नो डाउट वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है सही आयुर्वेद बोलने का या अपने जो उसको सही लगा सोच समझ के वो उसमें बोलता है। जैसे कि कल अगर मैं कोई बुक लिखूं तो मैं उसमें वो लिखूंगा जो मुझे समझ में आया है। पर कभी भी अगर कहीं जो 2 ऑथर का क्लैश हो या कुछ आपको समझ में नहीं आए, कभी भी कन्फ्यूज़न हो कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, तो हमेशा आयुर्वेद की जो संहिता है वही बेस है, वही मूल है, उसी का ही लास्ट का निर्णय माना जाएगा। ठीक, उसको हम कह सकते हैं कि अंतिम निर्णय वो आयुर्वेद की संहिताओं का होगा। तो सबसे पहले लेक्चर की शुरुआत हम अभी वाली करते हैं संहिताओं के साथ। उन संहिताओं में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो चिकित्सा में सबसे बेस्ट मानी जाती है, कोई भी आयुर्वेद का वैद्य जब इलाज करता है तो उसके लिए सबसे पहला रेफरेंस होता है या चिकित्सा में जो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। आयुर्वेद के 8 अंग बोले हैं, अलग अलग संहिताएँ हैं, पर चिकित्सा करने के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ बोला गया है तो वो है चरक संहिता। जी हाँ, चरक संहिता ये आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी। ये इसके चौखंबा प्रकाशन की आती है। इसके जो राइटर है वो आचार्य विद्याधर शुक्ल और रविदत्त त्रिपाठी। ये संस्कृत हिंदी फॉर्मेशन में ये वाली आती है चौखंबा प्रकाशन की, मतलब ऊपर संस्कृत लिखा रहेगा, नीचे उसका हिंदी में ट्रांसलेशन रहेगा। तो ये 2 पार्ट में आती है। ये बहुत सारे लोगों को पता रहता है। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें सेकेंड ईयर में हमको ये सूत्र स्थान पार्ट 1 था और थर्ड ईयर में पार्ट 2 था। तो ये वाली एक पढ़ सकते हैं। फिर जिनको चरक संहिता डिटेल में चाहिए, जिन वैद्यों को, अभी तो शुरू में कुछ वैद्यों के बारे में बात कर लेता हूँ, जिनको आयुर्वेद और डिटेल में जानना है, वो ज़्यादा आसान भाषा में थी जो पहले वाली थी। पर अगर आपको चरक संहिता और ज़्यादा डिटेल में जानना है और उसके ऊपर जो टीका है वो भी जाननी है, ये वाली ज़्यादा अच्छी रहेगी ब्रह्मानंद त्रिपाठी की। इन्होंने और कई गुना ज़्यादा डिटेल में उसको बताया है। तो पार्ट 1 आप वो चरक संहिता के ले सकते हैं या ये वाली भी चरक संहिता आपको पढ़ने के लिए यूज़फुल हो जाएगी। एक वो वाली भी चौखंबा प्रकाशन की थी जो इसके पहले बताया, और ये भी चौखंबा प्रकाशन की ही है चरक संहिता, श्री चक्रपाणी दत्त टीका के साथ में आचार्य प्रोफेसर आर एन सिंह की आती है। इसमें कैसे दिया है कि ये केवल संस्कृत जिनको पता है उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। आयुर्वेद के जो वैद्य हैं उनके लिए भी और आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें ऊपर चरक संहिता का जो श्लोक है वो है और नीचे चक्रपाणी जी की जो टीका है वो संस्कृत में ही दी गई है। तो जो बड़े बड़े वैद्य हैं वो बोलते हैं कि हमेशा आप कभी भी ट्रांसलेशन मत पढ़ो, किसी दूसरे जो ट्रांसलेट जिसने किया, जैसे संस्कृत है उसका हिंदी में आप पढ़ने से बजाय अच्छा है कि उसकी टीका पढ़ो, संस्कृत में ही पढ़ो। आपको संस्कृत नहीं आता तो भी पढ़ते जाओ, ऐसा वैद्यों को बोलते हैं जो नए स्टूडेंट आए रहते हैं। धीरे धीरे आपको उसका और कई गुना ज़्यादा सार समझ में आएगा। तो ये वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड। हाँ, ये स्पेशली उनके लिए जो आयुर्वेद के नए नए स्टूडेंट्स हैं। फिर ये इंग्लिश में है, जिनको इंग्लिश में चरक संहिता चाहिए थी, वो डॉक्टर शशि रेखा HK, इनका भी चौखंबा प्रकाशन का है। ये लगभग 2 वर्जन में ये भी आता है चौखंबा प्रकाशन का। इंग्लिश में अगर किसी को चरक संहिता चाहिए हो तो डॉक्टर शशि रेखा HK का चौखंबा प्रकाशन का ये वाला मिल जाएगा। इसके बाद एक आता है जिन लोगों को हिंदी सीखने में इंटरेस्ट है। अगर आप हिंदी में आयुर्वेद सीखना चाहते हैं तो आयुर्वेद में भी सबसे पहले आपको आहार शास्त्र सीखना चाहिए। जो घर का डॉक्टर बात होता है ना, घर का डॉक्टर मतलब घर में इलाज करना नहीं, घर का डॉक्टर मतलब ये होता है कि घर में बीमारियां ना हो,
और वो बीमारियां ना हो, इसके लिए अपनी बॉडी को जानना, सीज़न को जानना, घर में क्या क्या जो औषधि जैसे मसाले हैं, सब्जियां हैं, अन्न है, दूध है, इनके क्या क्या नेचर है, कौन सी कंडीशन में सूटेबल है, कौन सी नहीं, इन चीज़ों को जानना, या कौन सा खाना किस तरह बनाकर खाना, कैसे खाना, वो घर के डॉक्टर का मतलब होता है। कोई आयुर्वेद की दवा उठा के यूज़ करने लग गया, उसका मतलब घर में डॉक्टर वो नहीं होता है। तो आपको शुरुआत आयुर्वेद की हमेशा आहार शास्त्र से करनी चाहिए, और उसमें भी सबसे जो परफेक्ट बुक आपके लिए हो सकती है हिंदी वालों के लिए, हिंदी और गुजराती 2 लोगों के लिए, वो है पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट की आहार शास्त्र। इसमें आपको भोजन बनाने, करने, करवाने की सारी विधि मिल जाएगी। कौन सा बर्तन यूज़ करना चाहिए, कैसे छौंक लगाना चाहिए, बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, घर में साफ़ सफाई कैसे रखना चाहिए, कौन से अन्न के क्या क्या गुण हैं, कौन से मौसम में क्या क्या खाना, ऐसी बहुत सारी डिटेल आपको इस बुक में मिल जाएगी। ये पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट ये जो है वो अहमदाबाद का है। तो आपको पुनरुत्थान.org www.punaruthan.org वेबसाइट भी इनकी है, वहाँ से जाकर आप इनका हिंदी और गुजराती ये 2 भाषाओं में मिलती, इनकी और भी अलग अलग बुक्स आती हैं जो कि आप पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि गर्भधारण के टाइम पे क्या क्या करना चाहिए, अधिजनन करके एक बुक है, और भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत सारी इनकी आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, हिंदी गुजराती। जिनको आयुर्वेद सीखना चालू करना है हिंदी में, वो ये वाली बुक खास करके आहार शास्त्र की आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद एक और बुक जो मैं आपको बोलूँगा खास करके वैद्यों के लिए और आम लोगों के लिए खास बात, चरकूहन वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी सर की जो लेक्चर्स है यूट्यूब पे आपको जरूर सुनना चाहिए। अगर आपको सच में रियल आयुर्वेद जानना है, बिना कोई मिर्च मिसाले के, बिना कोई तड़क भड़क के, बिना कोई फेकोलॉजी के, आपको एकदम प्योर आयुर्वेद चाहिए, शुद्ध रूप में, कोई कुछ मिलावट नहीं हो, और आयुर्वेद का सार क्या है वो जानना है, ये बुक या फिर इनके जो यूट्यूब के लेक्चर है वो आपको जरूर सुनना ही चाहिए। ये वाला जो है वो पुणे का शायद प्रकाशन है, भारतीय संस्कृत दर्शन ट्रस्ट, विश्व शांति धाम, केसनंद रोड, वाघोली हवेली, जिला पुणे, www.ayurvedaforcancer.org ऐसे करके वहाँ पर भी ये मिल जाएगी। वैद्य धर्माधिकारी सर, इनका लेक्चर जरूर सुनना चाहिए। देखिए आयुर्वेद ना बहुत बार जो श्लोक लिखे हुए हैं, कई लोग उसके सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि मैंने आयुर्वेद समझ लिया, ऐसे नहीं होता। आयुर्वेद के बारे में ऐसा कहा गया, इसको अगर समझना है ना तो आपको तंत्र युक्ति आनी चाहिए, मतलब हम बोलना क्या चाहते हैं, अगर आप ये सच में समझना है तो जो संहिताएं बहुत बार ख़त्म होती हैं उनके एंड में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की तंत्र युक्तियाँ दी हैं। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ उसको समझने में और उस हिसाब से आयुर्वेद समझाने में बहुत से इनके लेक्चर हैं, मदद की है। इनके कमाल के लेक्चर होते हैं। आपको अगर सच में किसी को आयुर्वेद सुनना ही है, सच में समझना है, तो हो सकता है शुरू में आपको शायद समझने में थोड़ा हार्ड हो, पर इनके जो भी लेक्चर्स हैं हिंदी में अवेलेबल है, मराठी में भी अवेलेबल है। आप वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर ऐसे करके डालोगे तो यूट्यूब पे आ जाएंगे। शुद्ध प्योरेस्ट आयुर्वेद सीखना है तो इनके लेक्चर सुनने चाहिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए और नए नए जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए तो जरूर सुनना चाहिए। इनके ही जो शिष्य हैं या स्टूडेंट हैं वैद्य अभिजीत सराफ सर, उनके भी आप हिंदी में लेक्चर्स मिल सकते हैं। उनका भी यूट्यूब पर पेज है, आप वहाँ पे भी जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो भी जो शास्त्रोक्त आयुर्वेद होता है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। आयुर्वेद के एक एक सूत्र निकाल के आना, उसके रियल मीनिंग निकाल के आना, विद अलग अलग डिफरेंस कहाँ पे क्या क्या बोला है, तो इनके लेक्चर आप जरूर सुनिए। अगर आप मेडिको हैं तो भी, नहीं है तो भी सुनिए, आपको सच में पता चलेगा कि आयुर्वेद कितना डीप है। आयुर्वेद मतलब एक केवल वात पित्त का थोड़े से चूरन चटनी में ख़त्म नहीं होता। आयुर्वेद इतना डीप है तो कि आपको लगेगा कि बाप रे, पूरी लाइफ निकल जाए तो भी हम इसे नहीं समझ पाएंगे। तो इनके लेक्चर और इनके जो स्टूडेंट हैं अभिजीत सराफ सर, उनके भी आप सभी लेक्चर सुन सकते हैं। ये मराठी में अवेलेबल है, मराठी लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। इसके बाद जो आप में से इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए यू कैन बी हेल्दी करके डॉक्टर BM हेडगे इनका आता है। BM हेडगे सर का आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर भी मिल जाएंगे। ये एलोपैथी डॉक्टर हैं पर आयुर्वेद के प्रति इनका बहुत सा सम्मान है और आयुर्वेद के लिए बहुत प्रचार प्रसार करते हैं और कई सारे इनके आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये BM हेडगे सर का यू कैन बी हेल्दी नाम से मैकमिलन प्रकाशन का इनका आता है, वो मैकमिलन इंडिया लिमिटेड इस नाम से आपको ये नेट पे मिल जाएगा। अमेज़ॉन में भी शायद अवेलेबल है, ये कर सकते हैं। और ऐसे ही L महादेवन सर जो हैं आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य हैं, तमिलनाडु कन्याकुमारी के हैं वो, उनकी जो एक बुक है आयुर्वेद फॉर बिगिनर्स,
वो इंग्लिश वाले लोग पढ़ सकते हैं। जिनको आयुर्वेद इंग्लिश में सीखना है वो एक ये बुक होगी, और एक आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स डॉक्टर एल महादेवन, उनका शारदा प्रकाशन, शारदा ट्रस्ट प्रकाशन करके पब्लिकेशन ऐसा कुछ है। नेट पे आप डालेंगे गूगल पे डॉक्टर एल महादेवन, उनकी अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल बुक्स है, उनकी खुद की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। उनकी इंग्लिश के लैंग्वेज में बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, शायद तमिल वाली लैंग्वेज में भी आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो जो तमिल और इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो एल महादेवन सर की आयुर्वेदा फॉर बिगिनर्स ये वाली बुक जरूर पढ़ के लें। एक और बुक, बहुत सारे लोगों को एनाटॉमी पढ़ना होता है, बहुत बार लगता है कि यार एनाटॉमी जैसे बड़े सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ें, शरीर के बारे में ही पता नहीं रहेगा तो बाकी बीमारियां कैसे समझ में आएगी। अगर इस तरह का डाउट है कि हमको एनाटॉमी सीखना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो सबसे ईजिएस्ट जो बुक है वो भी इंग्लिश में एन मुरुगेश की है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। एकदम सिंपली चीज़ है, ये सत्य पब्लिशर्स की आती है, सत्य पब्लिशर्स मदुरई का है। आप नेट पे ये सर्च करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन फॉर एन मुरुगेश, तो आपको एकदम ईजीएस्ट वे में, एकदम आसान भाषा में एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखना है। मतलब 12वीं के बच्चों को भी जो समझ में आ जाए ऐसा एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीख के लेना है इंग्लिश में, तो ये वाली बुक ज़रूर अच्छी है। जो भी फार्मेसी के हैं स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी नर्स ये सब की ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। हमारे टाइम पे मोटी मोटी बुक्स थी, BD चौरसिया जैसी, ऐसी बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए रहती थी, पर एकदम शॉर्ट में अगर निपटाना है। इसके बाद मैं चरक संहिता की बात कर रहा था। चरक संहिता के बाद एक और ये बुक आती है चक्रदत्त की, ये भी चौखंबा प्रकाशन की आ जाएगी। 11वीं शताब्दी में हुए वो इतने मतलब कमाल का ब्रेन था, जो टॉप ब्रेन बोलते हैं ना, कुछ उस तरह का था। इन्होंने चरक संहिता पे भी टिप्पणी की है, सुश्रुत संहिता भी इनकी टीका है, और इनकी टीका इतनी कमाल की कि आपको चरक संहिता सच में समझ में आती है। कई बार जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों को डिकोड करने में ही बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि सच में इसका मीनिंग क्या निकलेगा। जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो ऐसी टीका है बहुत बेस्ट है। इन्होंने कमाल का, और सबसे बेस्ट टीका जो चरक संहिता पे मानी जाती है वो इनकी ही मानी जाती है। इन्होंने बहुत सारे नए नए फॉर्मुलेशंस भी बताए हैं अलग अलग बीमारियों में, तो ये वैद्यों के लिए ये वाली टीका फ़ायदेमंद हो सकती है चौखंबा प्रकाशन की। इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, आप जो कोई लैंग्वेज के हैं आपको ये बुक जरूर पढ़ना चाहिए, कैंसर का शांत स्वरूप। जी हाँ, डॉक्टर मनु कोठारी, डॉक्टर लोपा मेहता। डॉक्टर मनु कोठारी के आपके कुछ वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे इंग्लिश में, बेसिकली वो इंग्लिश और गुजराती 2 लैंग्वेज में मिल जाएंगे। इनकी ये जो बुक है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ये वाली आप कर सकते हैं। गूगल पे आप सर्च मारेंगे मिल जाएगा। अगर आपको कैंसर का कोई भी डर है, आपको ज़िंदगी में कभी भी कैंसर नाम सुनते ही हाथ पैर कांपते हैं, कैंसर से लगता है क्या हो जाएगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, साइंस बेस्ड पूरा जो एविडेंस बेस्ड इन्होंने पूरे का पूरा बोला है। जो कैंसर पे रिसर्च हुई है, अलग अलग लोग क्या क्या बोलते हैं कैंसर को लेकर, आपको कभी भी फियर है, आपके घर में किसी को कैंसर हुआ था, आपके आसपास में किसी को कैंसर हुआ था, कैंसर आप सच में समझना चाहते हैं, जी हाँ समझना चाहते हैं, आप डॉक्टर बने ना बने, पर अगर आपको कैंसर इस बीमारी का डर लगता है, फियर लगता है, और आजकल जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मैं तो बोलूँगा एक बार के बदले 5, 6, 10 बार तक आपको पढ़नी चाहिए। कैंसर आपको समझ में आएगा, जब एक बार कैंसर समझ में आएगा तब आप उसको दुश्मन की तरह नहीं लेंगे। बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बताई है। इसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, अदर फेस ऑफ कैंसर, और अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। बट कैंसर का आपको कभी भी फियर है, कैंसर के बारे में आप सच में कोई जानकारी जानना चाहते हैं, इनकी ये बुक पढ़नी चाहिए। इनकी और भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर, और कई बार हम बीमारियों का नाम सुन के उसको इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो बीमारी से ज़्यादा उसका फियर हमें मारने लग जाता है। ऐसे टाइम पे इनकी सभी बुक, खास करके जो इंग्लिश और गुजराती 2 लैंग्वेज में खास करके मिलती है, ये वाली हिंदी में भी है और अदर लैंग्वेजेस में मिल जाएगी, ये बुक आपको जरूर पढ़ना ही चाहिए। नॉर्मल लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। केरला चिकित्सा पद्धति, जो आयुर्वेदिक वैद्य हैं जो चाहते हैं कि साउथ इंडिया में कौन, ये है एल महादेवन सर जिनकी मैं आपको बात कर रहा था, और बाकी बड़े बड़े जो वैद्य हैं केरला के, केरल में किस तरह का आयुर्वेद प्रैक्टिस होता है। अब साउथ इंडिया का आयुर्वेद और नॉर्थ इंडिया के आयुर्वेद में बहुत अंतर है प्रैक्टिसेस में। साउथ में कषाय, क्वाथ ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, नॉर्थ इंडिया में भस्म, चूर्ण ये तरह की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस भी देखी जाती है। तो साउथ की जो प्रैक्टिस है
वो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन कौन से द्रव्य यूज़ करते हैं, उसके बारे में ये वाली है। ये भी आपको शारदा महादेव अय्यर पब्लिशन का, मतलब ये जो सर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे आप तो उसमें आपको मिल जाएगा केरली चिकित्सा का, एल महादेवन सर की जो शारदा महादेव अय्यर ट्रस्ट का है, आयुर्वेदिक एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, उस पर ये आपको मिल जाएगी। ये इंग्लिश में अवेलेबल है, आयुर्वेदिक वैद्यों के लिए बहुत अच्छी ये बुक रहेगी। इसके बाद एक और बुक आती है मराठी में आयुर्वेद जिनको सीखना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मराठी में आयुर्वेद बताओ, तो आरोग्य तिथे वास्करी ऐसे करके ये बुक है डॉक्टर DB मजुमदार सर की। ये आरोग्य तिथे वास्करी, इसमें आप आयुर्वेद का दिनचर्या, ऋतुचर्या, खाने के क्या क्या नियम होते हैं, भोजन में कैसे, चरक संहिता, ये सब में बोला है। मराठी लैंग्वेज में ये अवेलेबल है और आपको फ़ायदेमंद रहेगी जिन लोगों को मराठी में आयुर्वेद सीखना है, बेसिक से शुरू जानना है, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ये बुक पढ़ने जैसी है जिनको आयुर्वेद मराठी में जानना है। इसका जो प्रकाशन है तो वहाँ से आप ये बुक चाहिए तो ले सकते हैं। फिर आता है आयुर्वेदिक वैद्यों के लिए एक बुक, वैद्य विनय वेलणकर सर का आरोग्य वर्धिनी। आयुर्वेद व्यासपीठ जो है जिसके संस्थापक हैं वैद्य विनय वेलणकर सर, इनको महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग जानते होंगे, इंडिया में भी ये बहुत फेमस है, इन्हें बहुत सारे सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। एक केवल आरोग्य वर्धिनी से लेके हम सिर से लेके पैर तक कौन कौन सी बीमारी ठीक कर सकते हैं, ऐसी डिटेलिंग आपको इसमें मिल जाएगी। बहुत बार ऐसे लगता है आरोग्य वर्धिनी लीवर खत्म, बस लीवर के बाद कुछ याद ही नहीं आता कि आयुर्वेद में आरोग्य वर्धिनी और कहाँ जाएगी। या कई लोगों को लगता है आरोग्य वर्धिनी जो आरोग्य को बढ़ाती है, ऐसा नहीं है। आरोग्य वर्धिनी का गुण क्या बोला है, कफ पित्त नाशक वातवर्धक बोला है। तो आयुर्वेद में क्या क्या, तो आरोग्य वर्धिनी में क्या क्या कंटेंट है, ये उन्होंने मस्त डिज़ाइन करके बनाया है कि आयुर्वेद की ये कंटेंट है, उन्होंने इस तरीके से एक अच्छी डिज़ाइन बना कर ली है। तो इनकी जो बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, आरोग्य वर्धिनी के ऊपर एक कमाल की बुक है। ये अपनी प्रैक्टिस में हर साल 3 लाख आरोग्य वर्धिनी टैबलेट यूज़ करते हैं, ऐसे इनका कहना है। इनसे भी ज़्यादा टैबलेट जो पुणे के वैद्य थे, वैद्य खड़ी वाले, वो यूज़ करते थे। तो ये सभी आरोग्य वर्धिनी, मतलब सोचो किसी भी तरह का पेशेंट हो, आरोग्य वर्धिनी और उसके साथ अन्य औषधियों से कैसे ठीक करना। 30-30, 40-40 साल की प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस में इन्होंने हज़ारों लाखों पेशेंट ठीक किए हैं। तो उसके ऊपर उनका ये एक्सपीरियंस है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपको हिंदी और मराठी में मिल जाएगी। आयुर्वेद व्यासपीठ की बहुत सारी और भी बुक्स आती हैं, आप नेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे आयुर्वेद व्यासपीठ तो आपको उनकी बुक मिल जाएगी। साथ ही साथ उनकी साल भर के लिए एक डायरी जैसा भी आता है, वो भी आप मंगा सकते हैं। उनके अलग अलग लेक्चर्स भी होते रहते हैं आयुर्वेद व्यासपीठ के, वो भी आप करा सकते हैं। ऐसी एक और बुक आयुर्वेदिक वैद्यों के लिए, सूक्ष्म औषधि कल्पना, वैद्य नरहर भोले प्रभु, ये उनका पीछे फोटो मिल जाएगा, वैद्य नरहर भोले प्रभु। इनका एक खासियत ये है कि ये 3-4 पीढ़ी इनकी पूरी आयुर्वेद के लिए ही काम करते आई है। इन्होंने बहुत सारे वैद्य बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स तैयार किए जिन्होंने आयुर्वेद की प्रैक्टिस की, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। इनके ही लेक्चर सुनने के बाद पानी का इम्पोर्टेंस हमें ज़्यादा समझ में आया था। वरना बहुत बार हम क्या करते थे, देखिए एक स्टूडेंट और एक प्रैक्टिशनर में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा फोकस क्या होता है, हमारे पास पढ़ने के लिए 15, 20, 50 से ज़्यादा बुक्स होती हैं। एक ही टारगेट होता है कि पहले पास होना है। क्यों, आप कितना भी ज्ञान हो, अगर आप एग्ज़ाम में पास ही नहीं हुए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए वहाँ पे श्लोक याद करना, और श्लोक याद करके उसका फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखना, फिर मॉडर्न साइंस भी पढ़ना, और फिर प्रैक्टिकल दुनिया भर के जो कुछ रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे सूत्र भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो बहुत बार ध्यान नहीं जाता। ठीक है, याद किया, एग्ज़ाम में लिख के आया, ख़त्म, नेक्स्ट। पर जब आप प्रैक्टिस लाइफ में आते हो तब आपको समझ में आता है कि आयुर्वेद का एक छोटा सूत्र भी, जैसे पानी के कुछ छोटे से सूत्र अष्टांग हृदय में आए, बहुत छोटे से ही उसमें उन्होंने वो एक पानी के छोटे छोटे नियम आप पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, कितनी बीमारियां ठीक भी कर सकते हैं, कितना ज़्यादा बीमार बना भी सकते हैं। वो इनके लेक्चर सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। वरना शुरू में मैं भी दूसरों की तरह लोगों को बोलता था कि हाँ सुबह पानी पीना अच्छा है। इनसे जब हमने बात की कि सर सुबह क्यों नहीं पानी पीना चाहिए, तो फिर उन्होंने पूरे रेफरेंस के साथ बताया था कि देखो पानी के बारे में ये गुणधर्म है, पानी स्तंभक होता है, पानी शीत होता है। तो वहाँ से हमें बहुत अच्छे से आयुर्वेद सीखने मिला। और फिर रियल आयुर्वेद जो सीखना, प्रैक्टिस करना, फिर 2014 में इनका लगभग लेक्चर मैंने सुना था, 2014-15 में। और उसके बाद से फिर हम आयुर्वेद धीरे धीरे रियल आयुर्वेद की तरफ, सुना हुआ आयुर्वेद एक अलग है, जिन्होंने प्रैक्टिस की है 40-40, जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ी ने पेशेंट देखी है,
30-30, 40-40 तक पेशेंट को दवा दिया है, ठीक किया है, उनसे आयुर्वेद देखना सीखना, वो सीखना चालू किया। तो इनकी सूक्ष्म औषधि कल्पना के ऊपर बुक है। इनका ऐसे कहना है कि अगर आप इनकी टेक्निक अपनाएंगे तो आप थोड़े से दवा के रस से आप कई सारी मेडिसिन बना सकते हैं। 1 ग्राम स्वर्ण भस्म से आप 2 किलो स्वर्ण भस्म बना सकते हैं। थोड़ी सी औषधि लेके उसको और कई गुना ज़्यादा औषधि कैसे बनाना, उसमें और उससे कई गुना ज़्यादा औषधि बनाना, थोड़ा सा स्वरस लेकर, ये सब उन्होंने पूरा डिटेल दी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि एकदम कम पैसे में भी आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, सस्ती दवाइयाँ देकर भी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, जो आयुर्वेद में सूक्ष्म औषधियाँ कल के इनकी दवाइयाँ भी ये मिलती हैं, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। इसका जो प्रकाशन है वो साइली प्रिंटर्स करके डोंबिवली का है। आप ये हिंदी में अवेलेबल है, मराठी में अवेलेबल है, ये पढ़ सकते हैं। इनके ही जो स्टूडेंट है वैद्य ठाकुर सर का एक हरितकी के ऊपर, हरड़ के ऊपर बुक है, बाकी तो शायद उनकी कुछ बुक है नहीं। उनका लेक्चर होता है डोंबिवली में, उनकी चिकित्सा तत्व दर्शन करके हर जुलाई के आसपास बैच होती है। 8 या 10 संडे वो सिखाते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी रहते हैं, आपको मराठी समझ में आती है, वो कोर्स करने जैसा है, वो आपकी लाइफ चेंज करके दे देगा। आपने जो 4.5 साल 5 साल में नहीं सीखा होगा, वो आप 8 से 10 हफ्ते में सीख सकते हैं। आयुर्वेद का बेस आपको वो क्लियर करके दे देते हैं। जैसे वो आपको समझाते हैं कि भाई श्वास रोग, तो श्वास रोग मतलब क्या, श्वास रोग की क्या चिकित्सा होनी चाहिए, कौन से कल्प यूज़ करना चाहिए, वात वाले श्वास रोग में आपको कैसे सोचना है, पित्त में, कफ में, वो आपको ना सोचने का तत्व सिखाते हैं। उसका जो सार भाग है आयुर्वेद का सिखाते हैं, वो आपको करना, वो सभी वैद्यों को जरूर करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मराठी में उनका वो कोर्स होता है। और आपको उनकी एक बुक है हरितकी के ऊपर, केवल हरड़ के ऊपर उन्होंने शास्त्रोक्त पूरी डिटेल वीडियो बनाया। पूरी हरड़ के ऊपर उन्होंने शास्त्रोक्त एक छोटी सी बुक लिखी है। हरड़ लेकर केवल कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूरा उन्होंने डिटेल के साथ उस बुक में छापा है। उनको शायद गोल्ड मेडल भी इसलिए मिला था, गोल्ड मेडलिस्ट है वो। तो उनकी बुक पढ़ने जैसी है। तो उनके बुक या फिर उनके लेक्चर्स, 2 में से बुक्स तो शायद मिलती नहीं, पर उनके लेक्चर्स आप जरूर अटेंड करके लीजिए अगर आप आयुर्वेद के वैद्य हैं तो अभी गुरु शिष्य परंपरा में और आगे हम चलते हैं। हमने किससे सीखा, हमने महेश ठाकुर सर से सीखा बहुत सारी चीज़ें। ठाकुर सर ने किससे सीखा, तो उन्होंने प्रभु सर के साथ सीखा। प्रभु सर ने किससे सीखा, तो वो है वैद्य देशपांडे जी। इनकी जो यशस्वी औषधि करके बुक है, जो प्रभु सर हैं वो कहते हैं कि उनके जो गुरु हैं वो ये थे देशपांडे सर, ठीक। इनका ये फोटो है। तो इनकी जो यशस्वी औषधि नाम से एक बुक आएगी, इसमें ये वैद्यों के लिए सूटेबल रहेगी, मराठी लैंग्वेज में है। इन्होंने अलग अलग जो औषधियां हैं उनका रोगाधिकार के साथ उन्होंने चीज़ें बोली हैं। जैसे कि एग्जांपल बोलूँ, हीरक भस्म, हीरे की जो भस्म है उसका शोधन, बॉडी क्लीनिंग उसका रोगाधिकार है, ऐसे करके उन्होंने बोला है। हिंगवाष्टक चूर्ण अजीर्ण रोगाधिकार है विद रेफरेंस। तो कैसे बनाना, उनका खुद के क्या एक्सपीरियंस है, ये पूरी की पूरी डिटेल आपको इनकी मिल जाएगी। इसकी जो प्रकाशन है आयुर्वेद प्रसारक मंडल शिव मुंबई, उनका ये है। अब मिलती है कि नहीं पता नहीं, पर मेरे पास ये 2015 से ये लगभग पड़ी है और मैं इसे यूज़ करते रहता हूँ। फिर आ जाती है सुश्रुत संहिता, फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुत संहिता मतलब आप क्या बोल सकते हैं, सुश्रुत ऋषि की, महर्षि सुश्रुत की ये खासियत है कि वो सर्जरी करने के साथ साथ वो बहुत कम बोलते हैं, पर वो जो बोलते हैं ना टू द पॉइंट बोलते हैं। और उनकी एक एक छोटी छोटी लाइन में कभी कभी इतनी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि उन्होंने 3 बीमारियों को सिर्फ एक श्लोक में निपटा दिया है। श्वास, पांडु, शोथ, तीनों रस धातु की बीमारी है। बस रस धातु को ठीक कर दो, ठीक हो जाएगा। श्वास मतलब दमा, अस्थमा, ये जो तकलीफ़ें होती है। पांडु जो खून की तकलीफ होती है, ब्लड ना बनना, हीमोग्लोबिन कम होना किसी भी कारण से, वो चाहे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ना बन रहा हो या नरिशमेंट के कारण, वो उन्होंने बोला है। और शोथ जो बॉडी में सूजन आती है, अब वो रस निमित्त जाए, ऐसे करके शब्द उन्होंने बोला कि केवल रस धातु की बीमारी है। ये खासियत है सुश्रुत संहिता की। ये वैद्यों के लिए बहुत कमाल की होगी। डॉक्टर अनंत राम शर्मा की चौखंबा प्रकाशन की मिल जाएगी, आचार्य प्रियव्रत शर्मा और अनंत राम शर्मा की। ये वाली जो है वो 3 भाग में आती है। और इसकी ये खासियत है कि इन्होंने बहुत सारे संस्कृत वर्ड के साथ इंग्लिश शब्द भी दिए हैं, जिससे कि
समझने में ज़्यादा आसान हो जाता है। अल्प भाषण तो वोकल रेस्ट ऐसे करके उन्होंने एक शब्द दिया है यहाँ पे, या फिर धूपन फ्यूमिगेशन, तो ऐसे कई सारे इंग्लिश शब्द भी उन्होंने दिए हैं जिससे समझना आसान हो जाता है। ये सुश्रुत संहिता, ये वाली सुश्रुत संहिता इंग्लिश में जिसे सुश्रुत संहिता चाहिए हो उनके लिए है। प्रोफेसर GD सिंघल एंड कलीग्स के द्वारा लिखा हुआ, ये भी चौखंबा प्रकाशन का ही आता है। 3 भाग में ये भी आती है। इंग्लिश में जिनको सुश्रुत संहिता के बारे में जानकारी चाहिए हो इनके लिए ये ज़्यादातर वैद्यों के लिए सूटेबल होगी, नॉर्मल पब्लिक से भी ज़्यादा। एक और सुश्रुत संहिता है मेरे पास जो कि चौखंबा ओरिएंटल का ही है, केवल कृष्ण ठकराल जी का। इसका भी ये 3 भाग में आता है। इन्होंने बहुत अच्छे से शास्त्रोक्त आयुर्वेद दिया है। डल्लणाचार्य की जो टीका है और श्री गयदास द्वारा, ये 2 लोगों की टीका के साथ में आती है, तो ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है। डिटेल सुश्रुत संहिता के श्लोक के साथ अगर आपको जानना हो तो इन्होंने टीका के साथ दिया है। टीका भी हिंदी में अच्छी बुक है, जिसको भी सुश्रुत संहिता हिंदी में और डिटेल में चाहिए हो। ये वाली हिंदी इंग्लिश दोनों समझने के लिए, ये वाली ओनली इंग्लिश पब्लिक के लिए, और ये वाली जो डिटेल आयुर्वेद चाहिए उनके लिए सुश्रुत संहिता के बाद आ जाता है हम सभी को जो प्यारा है कलयुग के लिए। अगर कोई बुक बनी है ना तो वो ये है। इसकी हालत थोड़ी ख़राब है क्योंकि ये हमारे कॉलेज टाइम की बुक है। कॉलेज से निकलते समय बहुत सारी बुक्स हमने अपने मतलब नॉर्मली ऐसे करते हैं कि जूनियरों को दे के आ जाते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर जो सीनियर्स होते वही करते हैं, हमने भी यही किया था। पर कुछ बुक है जो कभी नहीं दे सकते, जो बुक एकदम ऐसे दिल के पास होती है, तो वो ये वाली बुक है। इसका नाम है अष्टांग हृदयम। जी हाँ, अष्टांग हृदय ये ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की आ जाएगी, चौखंबा प्रकाशन की। आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, चौखंबा प्रकाशन की, ब्रह्मानंद त्रिपाठी की अष्टांग हृदय। ये बुक कमाल की बुक है, सभी लोग पढ़ सकते हैं। आसान हिंदी है बहुत, पर कुछ लोगों को समझने में हार्ड पड़ता है। पर आयुर्वेद एकदम सबसे आसान भाषा में अगर तीनों संहिताओं में कंपेयर करें, चरक, सुश्रुत और अष्टांग, तो ये है वाग्भट ऋषि द्वारा लिखी अष्टांग हृदय। इसको कलयुग की पुस्तक बोला है कि भाई कलयुग में सबसे ज़्यादा जो सूटेबल कोई एक बुक होगी तो ये होगी। बहुत अच्छी बुक है ये। इसके एक ही उसमें पूरे के पूरे इसके अध्याय, जो पूरे के पूरे अध्याय एक ही उसमें आ जाते हैं। इसका एक ही वर्जन आता है, अलग अलग वर्जन नहीं है। तो ये अष्टांग हृदय चौखंबा प्रकाशन ब्रह्मानंद त्रिपाठी की। हमारे जो ज़िंदगी में सबसे पहली आयुर्वेद की कोई एक बुक पसंद आई थी तो वो ये थी। फर्स्ट ईयर में लगभग सभी स्टूडेंट की जो फेवरेट बुक होती है वो ये होती है। हमें बहुत सारे सब्जेक्ट थे, पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद, इतिहास, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जिसको कि शरीर रचना, शरीर क्रिया ये भी कहते हैं, जिसमें मॉडर्न आयुर्वेद दोनों पढ़ता है। इसके बाद ये था अष्टांग हृदय था, आयुर्वेद इतिहास था, पदार्थ विज्ञान था। तो ऐसे कई सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने के लिए थे, पर उसमें जो सबसे अच्छी बुक लगती थी समझने के लिए वो ये थी। पंचकर्म का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था वो ये बुक को पढ़ने के बाद फर्स्ट ईयर में हुआ था कि भाई पंचकर्म होता क्या है। तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं। और हाँ, सुश्रुत संहिता के बारे में एक और चीज़ रह गया, डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर की। इनके देखिए क्या लिखा है, BSc MBBS आयुर्वेदाचार्य, MBBS करके आयुर्वेद करने वाले ये वैद्य थे डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर। इनका जो है सुश्रुत संहिता के ऊपर इनका कमेंट है। जो सुश्रुत संहिता के ऊपर इनके 2 या 3 कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। एक सूत्र स्थान के ऊपर है, इसमें ही शायद निदान स्थान या शरीर स्थान भी आ जाता है। निदान स्थान पर है, शारीर स्थान पर, ऐसे 3 अलग अलग वर्जन मिलते हैं। पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है। पर आयुर्वेद, ये एलोपैथी डॉक्टर थे इसलिए इन्होंने आयुर्वेद को और मॉडर्न साइंस से को रिलेट करके टीका दी है। तो ये वाली बुक भी आपको और डिटेल्स सुश्रुत संहिता के बारे में जानना हो तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आती है एक और बुक, और ये है रविदत्त त्रिपाठी जी की अष्टांग। इसकी भी थोड़ी सी हालत ख़राब है, कॉलेज टाइम की बुक है। ये अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय आसानी से समझ में आती है, अष्टांग संग्रह और ज़्यादा समझा कर देती है, ये फ़ायदा है। अष्टांग संग्रह कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे देती हैं जो कि ज़िंदगी भर आप सिर्फ उसका हाथ जोड़ के बोल सकते हैं, यार क्या बताया था। डिटेल आयुर्वेद जानना हो, आयुर्वेद एकदम डीप में जाकर जानना हो, तब ये पुस्तक इनका। वैसे इन्होंने केवल सूत्र स्थान के ऊपर ही टीका लिखी है, प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी। अष्टांग हृदय आसान लैंग्वेज में है, अष्टांग संग्रह थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज हार्ड हो जाती है, पर और कई गुना ज़्यादा डिटेल देती है। अष्टांग हृदय हम जब आए थे तो हमारे सीनियर्स को अष्टांग संग्रह था,
उनके सिलेबस में। जब हमने एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे सिलेबस चेंज होकर अष्टांग हृदय था। तो कॉलेज टाइम पे तो हमने अष्टांग हृदय पढ़ी थी, पर उससे बाहर निकल के आने के बाद अष्टांग संग्रह फिर थोड़ा इंटरेस्ट जागना चालू हुआ, पढ़ना चालू किया। अष्टांग संग्रह की डिटेल कमाल की डिटेल है और ये बुक जरूर एक बार पढ़ने जैसी बुक है। चौखंबा प्रकाशन की मिल जाएगी। एटलीस्ट सूत्र स्थान तो पढ़ने जैसा है ही, प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी का। ये वाली एक बुक हो सकती है। अष्टांग संग्रह आपको पूरे वर्जन चाहिए, वो केवल सूत्र स्थान था। ऐसे अष्टांग संग्रह कविराज आत्रिदेव गुप्त की आती है, ये भी चौखंबा प्रकाशन की है। ये 2 वर्जन में आती है। अगर आपको पूरा अष्टांग संग्रह चाहिए हो, पूरे के पूरे उसके अध्याय सब कुछ चाहिए हो, तब ये वाली मिल जाएगी। केवल सूत्र स्थान चाहिए हो तब ये वाली जो बुक है वो ज़्यादा अच्छी है। और हिंदी में जानने के लिए आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य नाम से पतंजलि वालों की ये बुक आती है, जिसमें कि बेसिक आयुर्वेद आप सीख सकते हैं। वात पित्त कफ क्या होता है, रस वीर्य विपाक, आहार के कुछ चीज़ें उनके बारे में, पंच महाभूत, ऐसे करके उन्होंने श्लोक के साथ रेफरेंसेस दिए हैं। तो आप इनकी आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। 2 लैंग्वेज में तो अवेलेबल है, बाकी का पता नहीं। इनकी वेबसाइट पे जाकर आपको मिल जाएगा। दिव्य प्रकाशन उत्तरांचल का, कनखल का है, हरिद्वार का। ये दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का। ये हिंदी में, शायद मराठी में भी अवेलेबल है। तो हिंदी मराठी अलग अलग लैंग्वेजेस में यही है। बेसिक आयुर्वेद सीखना हो तो ये भी आप पढ़ सकते। आयुर्वेद पंचकर्म विज्ञान ये आती है वैद्यनाथ प्रकाशन की, जिसे श्री हरिदास श्रीधर कस्तूरे ने लिखा है। कस्तूरे जी की ये खासियत है कि हम पंचकर्म में कभी भी कोई बुक पढ़ने के लिए कहा जाता था तो ये सबसे पहली बुक आती थी। इतना डिटेल में पंचकर्म शायद ही और किसी बुक में आपको पढ़ने मिले। वमन क्या है, विरेचन क्या है, बस्ती क्या है, पूरे शास्त्रोक्त जानकारी लेके, जलावका चरण क्या है, नश्य रक्त मोक्षण, पूरी किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कौन सा घी कौन से अध्याय में आया है, कैसे काम करता है, ऐसी पूरी की पूरी डिटेल विद श्लोक इनकी जो बुक्स हैं उसमें मिल जाती है। पंचकर्म के बारे में अगर आपको सच में डिटेल जानकारी जानना हो तो ये खास करके सभी वैद्य स्टूडेंट्स के लिए खास करके सभी वैद्य और स्टूडेंट्स के लिए ये यूज़फुल बुक है। पंचभौतिक आत्मसंवाद, ये शैलेश माली जी, पीछे ये इनका फोटो आपको मिल जाएगा। पंचभौतिक चिकित्सा के बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा, आगे भी वीडियो में मिल जाएगा। पंचभौतिक चिकित्सा जो कि आयुर्वेद का एक बेस है। देखिए, वात पित्त कफ 3 चीज़ें, ठीक है। वात पित्त कफ के बाद भी और डिटेल में, मतलब वात भी क्या, तो वात 2 चीज़ से बना है, आकाश और वायु। पित्त किससे बना हुआ है, अग्नि और जल। कफ किससे बना है, जल और पृथ्वी। तो जब बोलते हैं पित्त बिगड़ गया, तो पित्त का क्या बिगड़ गया, पित्त का अग्नि वाला जो पोर्शन है वो बिगड़ गया, या पित्त का जल महाभूत वाला पोर्शन है वो बिगड़ गया। अब पित्त का जल महाभूत वाला पोर्शन बिगड़ गया तो उसकी टोटल अलग चिकित्सा होगी। अग्नि वाला बिगड़ गया रहेगा तो उसका टोटल अलग होगा। तो केवल पित्त बिगड़ गया वो कन्फ्यूजन रहता है। पित्त में भी क्या बिगड़ा, अग्नि महाभूत जल महाभूत, ये क्लियर होता है। इसके बाद फिर और डिटेल में अगर आप अंदर जाएंगे तो उसमें से कौन सा गुण बिगड़ा, क्योंकि पित्त क्या है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, विष्ट है, अम्ल है, ऐसे उसके अलग अलग गुण हैं। तो उसमें से पित्त का क्या बिगड़ा। एक एग्जांपल से बोलूँ, जैसे कि आपके पास कोई 4 व्हीलर है, कोई गाड़ी है, कोई बोलता है गाड़ी बिगड़ गई है, तो आप उसको पूछेंगे ठीक है गाड़ी का क्या बिगड़ा है, टायर बिगड़ गया कि इंजन बिगड़ गया, स्टीयरिंग बिगड़ गया, गियर बिगड़ गया, क्या क्या, या उसके अंदर जो पेट्रोल डीजल है वो कुछ टंकी खराब हुआ क्या। कोई बोलेगा नहीं नहीं केवल गाड़ी बिगड़ गई। तो आप बोलोगे यार ऐसे नहीं होता है। अगर गाड़ी सुधारना है तो वो उसका मेन रूट कॉज तो ढूंढना पड़ेगा ना, गाड़ी अगर ठीक जब करनी है। तो ऐसे ही आयुर्वेद में वात पित्त कफ के अंदर की डिटेल, पंचमहाभूत में भी कौन से गुण, उनके ऊपर इनकी चिकित्सा है। ये वैद्य जो दातार शास्त्री जी थे उनका आपको दातार पंचभौतिक ORG ये नाम से वेबसाइट भी मिल जाएगा, उसमें डिटेल मिल जाएगी। उन्हीं के ये शिष्य हैं और इन्होंने बहुत मराठी लैंग्वेज में वैसे ही अवेलेबल है, पंचमहाभूतों को बहुत इजी, बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। जैसे कि उन्होंने समझाया है प्राणवायु, तो प्राणवायु किसका कॉम्बिनेशन है पंचमहाभूत में, जल और वायु, ये 2 चीज़ें मिलकर प्राणवायु को बनाती हैं। तो फिर वो जब प्राणवायु बिगड़ गई, मतलब दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब जो बीमारियां होती हैं, तो क्या बिगड़ गया उसका, वायु वाला बिगड़ गया कि पानी वाला बिगड़ गया। इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। ये बुक मराठी में है, पढ़ने जैसा है।
सांगली में ये रहते हैं और ये गुरु शिष्य परंपरा के तौर पे 2 साल तक इनके यहाँ रह के ये सिखाते भी हैं। ये पढ़ने जैसी बुक है, ज़रूर लेना चाहिए। इसके बाद एक और बुक निघंटू रत्नाकर, जो मेरे आज के ज़माने में मैं बहुत रिफ़र करता हूँ, मेरी फेवरेट बुकों में से एक है। ये लेटेस्ट आयुर्वेद की जो बुकें हैं ना उनमें से एक है। इसकी खासियत ऐसी है कि ये ना आज के ज़माने का जो खान पान है उससे बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है। इसका 2 वर्जन आता है चौखंबा प्रकाशन का, मराठी में ये आपको मिल जाएगा। ये शैलेश माली जी का जो है उनका आपको यूट्यूब पे चैनल भी मिल जाएगा और इनका वेबसाइट भी शायद मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसका जो प्रकाशन है वो राजमुद्रा ऑफसेट प्रिंटर्स करके मीरज, इनका ये वाला प्रकाशन था। निघंटू रत्नाकर का चौखंबा का जो प्रकाशन का आता है, इसके साथ ये क्या फ़ायदा है कि हम तेल में खाना खाते हैं, घी में खाना खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, उन सब के गुण क्या है। भजिया खा रहे हो उसके गुण क्या है, मूंग के भजिया के गुण क्या है, उड़द के भजिया के गुण क्या है। ऐसे खान पान को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल दी है। एक ऐसी बुक आती है शेम कौतूहल जो बुक है उसमें भी खान पान के आयुर्वेद की बहुत ज़्यादा डिटेल मिल जाती है। इनमें अलग अलग बीमारियों की भस्म लेकर अर्क से लेकर बहुत सारे, जो आज तक 5000 साल में आयुर्वेद हुआ है उसका पूरा एकदम हमको क्या बोलते हैं सार भाग चाहिए ना, तो ये इसके 2 वर्जन आते हैं। कृष्ण शास्त्री नवरे इनके द्वारा लिखा हुआ, वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पंशीकर जी का। तो ये जो मराठी जानते हैं या आयुर्वेद के स्टूडेंट प्रैक्टिशनर है उनको भी ये पढ़ना ही चाहिए। एक और वैद्यनाथ प्रकाशन की बुक आयुर्वेद सार संग्रह, जो कि अगर आयुर्वेद में जिनको ये जानना है कि कौन सी भस्म के क्या गुण होते हैं, कौन सी टैबलेट के क्या क्या गुण हैं, कैसे बनती है, चूर्ण, भस्म, आसव, अरिष्ट, मलहम, अर्क, पेय, ये शरबत, ये सब जो अलग अलग होते हैं उसकी डिटेल आयुर्वेद सार संग्रह के रूप में दी है। वैद्यनाथ प्रकाशन की बुक आती है, इसमें इन्होंने जैसे कि कैसे भस्म बनाई जाती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, वो सारी की कौन सी बीमारियों में यूज़फुल आती है, वो इन्होंने पूरी इसमें दी है जानकारी। ठीक है, ये आयुर्वेद सार संग्रह ये वाली हो गई। रस तरंगिणी, जिनको कि रस शास्त्र में जिनको कि रस औषधियों में इंटरेस्ट है, मैंने जो चूने के ऊपर वीडियो बनाया था उसका रेफरेंस इसी से लिया था। रस तरंगिणी काशीनाथ शास्त्री इनके संपादक है, मोतीलाल बनारसीदास इनका शायद प्रिंट है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी शायद। रसरत्न तरंगिणी, आयुर्वेद की जो अलग अलग भस्में हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, कैसे बनाई जाती है, कैसे शुद्ध किया जाता है, क्या क्या उनके फ़ायदे हैं, कैसे यूज़ करना, वो पूरे के पूरे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जिनको काम सूत्र में इंटरेस्ट है, जो आयुर्वेद का ये जानना, आयुर्वेद के 8 अंग बोले हैं, काय, ग्रह, बल, ऊर्ध्वांग, शैल्य, दृष्टा, जरा, वृषाण, ऐसे करके, मतलब काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, काय चिकित्सा जो शरीर के लिए चिकित्सा होती है वो, जिसमें खास करके अग्नि के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। बाल चिकित्सा जो बच्चों के लिए आयुर्वेद में ट्रीटमेंट बोला है, जिसके लिए काश्यप संहिता जैसे काश्यप संहिता जैसी बुक है। ग्रह चिकित्सा जो मानसिक रोग होते हैं, जो भूत पिशाच इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बोला है। अगत तंत्र जो टॉक्सिकोलॉजी है, विष जो अलग अलग तरह के विष हैं, जानवरों के विष हैं, औषधियों जैसे सांप है, बिच्छू है, इस तरह के, या कई जहरीले पेड़ पौधे हैं उनके बारे में, उनका कैसे प्रयोग करना, कैसे शुद्ध करना, अगर किसी को विष हो गया है तो कैसे उसकी बॉडी से विष निकालना, वो अगत तंत्र। 5वीं जो ब्रांच है वो शल्य तंत्र आती है, जिसमें कि सर्जरी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है सुश्रुत संहिता की। फिर आती है शालाक्य तंत्र जो ENT रिलेटेड डिसऑर्डर है, गले के ऊपर की जो बीमारी होती है वो। और फिर आती है रसायन तंत्र, लंबे समय तक कैसे जवान रहना, लंबे समय तक बीमार ना हो, बूढ़ापा ना आए, उसके लिए क्या करना। और 8वीं जो ब्रांच है वो है वाजीकरण, उत्तम संतान कैसे पैदा की जाए, उसके लिए जो कुछ भी आता है, शुक्र के जो रोग हैं उन सब में उनकी ही जानकारी के रूप में ये जो बुक है आप ये पढ़ सकते हैं। ये ऐसी मैंने कई सारी बुक्स मेरे पास पढ़ी हैं, उनमें थोड़ा ही पढ़ा है। मैंने सोचा था पहले इसमें लेक्चर सीरीज़ बनाने के लिए, फिर कुछ बिजी या भाग दौड़ के कारण नहीं बना पाया। आप बोलेंगे तो ये टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। रामानंद शर्मा की आपको मिल जाएगी, ये भी चौखंबा प्रकाशन की है, कामसूत्रम नाम से, वात्सायन वाली, ये वाली पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक और चौखंबा प्रकाशन की आती है काम कुंजलता, ये वाली भी बुक
वैसी ही डिटेल रोमांस और बाकी वैवाहिक लाइफ के लिए क्या क्या करना चाहिए बाद में, अलग अलग टाइप रोमांस कैसे करना, वो पूरी डिटेल इन सारी बुक्स में मिल जाएगी। हिंदी के जो वैद्य चिकित्सा करते हैं और पूरा आयुर्वेद का एकदम उनको सार चाहिए, एक ही जगह कलेक्शन चाहिए। फिर से बोलता हूँ, हमेशा संहिता ही पढ़ना चाहिए, पर फिर भी बहुत बार होता नहीं एक जगह कहीं कलेक्शन मिल सकता है क्या। तो 2014 में हम मथुरा गए थे, राजीव दीक्षित जो मेमोरियल ट्रस्ट है उसका जो लेक्चर्स होते थे, तो 2014 में हमारा लेक्चर्स हुआ था, 2013 या 14 के आसपास मथुरा में लेक्चर हुआ था। उस टाइम पे वहाँ पे ये मैंने बुक खरीदी थी, आयुर्वेद चिकित्सा, ओम प्रकाश शर्मा जी की। इतनी मोटी ये बुक आती है, इसमें आयुर्वेद में अलग अलग संहिताओं में क्या लिखा हुआ है, कौन सी कंपनी की कौन सी मेडिसिन आती है, वो पूरी की पूरी डिटेल इस वाली बुक में मिल जाएगी। ये मथुरा का ओम प्रकाश शर्मा, ये शायद मथुरा का इनका प्रकाशन, हिंदी सेवा सदन ट्रांसफॉर्मर के सामने हालनगंज मथुरा, यहाँ पर गया था मैं, हिंदी सेवा सदन, तो वहाँ से ये वाली आपको बुक मिल सकती है। कैंसर का शांत स्वरूप, इसका जो मैं बोला था उसका ये इंग्लिश वर्जन है। अगर आपको जो मैं बोला था कैंसर के बारे में कुछ डाउट है तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए। अनंत रंग ये नाम से जो अभी आपने इसके बारे में बात की थी, तो वैसी ही अगर आपको और डिटेल चाहिए हो तो वो अनंत रंग नाम की बुक है, उसमें भी बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। ये अनंत रंग भी राम सागर त्रिपाठी जी का आता है, चौखंबा प्रकाशन का आपको मिल जाएगा। जो लोग पंचकर्म की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हिंदी में ये वाली बुक जरूर पढ़ना चाहिए, रामदास आवाड़ सर जी की है। पंचकर्म इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया है, इनको जो अनुभव हुए हैं अलग अलग बीमारी में कौन कौन सा पंचकर्म इन्होंने यूज़ करके लिया है, उसके बारे में इनकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। गोगटे प्रतिष्ठान नासिक की ये बुक है, तो ये वाली ये इनकी फ़ोटो है, ये वाली बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। भेल संहिता आयुर्वेद की एक और कमाल की बुक, इन्होंने भी बहुत अच्छे कुछ नए नए योग भी इसमें दिए गए हैं। आयुर्वेद की एक कमाल की बुक है, ये भी इसका संस्कृत हिंदी आपको चीज़ मिल जाएगा, चौखंबा प्रकाशन का। तो भेल संहिता ये भी पढ़ने के लिए यूज़ की जा सकती है। महिलाओं की बीमारी, जो लोग गायनेक प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए मराठी में शुभदा वेलणकर जी का आयुर्वेद स्त्री विज्ञान मस्त बुक है। अगर आप मराठी समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये वाली बुक जरूर पढ़ना चाहिए। स्त्रियों के बीमारी के ऊपर जो भी उनको तकलीफ होती है, मासिक धर्म से लेके जो भी आपको यूटेरस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उन सब में इन्होंने ये देखिए एकदम अच्छे से, इन्होंने बहुत अच्छे से ऐसे समझाया है। मराठी में बुक है, कैसे प्रयोग करना, अलग अलग योनिगत जो व्याधियाँ होती हैं, स्तन की जो ब्रेस्ट की बीमारियाँ होती हैं उसमें क्या क्या आयुर्वेदिक औषधियाँ हो सकती हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये पढ़ने जैसा है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी क्या क्या दवाइयाँ यूज़ आ सकती हैं, ये बुक इनकी ज़रूर पढ़नी चाहिए, शुभदा वेलणकर जी का। इनका जो प्रकाशन है वो इंडिया प्रिंटर वर्क्स करके मुंबई वडाला का है। ये बुक मराठी में जो गायनेक प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए। जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्रसूति तंत्र, ये 2 भाग में इनका ये आता है, चौखंबा प्रकाशन का, VNK उषा जी का, ये 2 भाग में आपको मिल जाएगा। स्त्री रोग और फिर इंग्लिश और संस्कृत में ये अवेलेबल है। संस्कृत ऊपर दिया है, फिर इंग्लिश दिया है। तो जिनको गायनेक और ऑब्स की प्रैक्टिस करनी है उनके लिए ये बुक, इंग्लिश वालों के लिए। आयुर्वेद के इतिहास के बारे में अगर जानना है, कहते हैं ना हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए, कौन सी संहिता कब बनी, कौन से जो महर्षि हुए वो कब हुए, उन्होंने क्या क्या लिखा, ये हमें फर्स्ट ईयर में होती थी। आयुर्वेद इतिहास करके जो बुक होती थी, ये वाली आप पढ़ सकते हैं, दीपक यादव, प्रेमचंद, इनके ऐसे करके। चौखंबा प्रकाशन की ये भी आती है आई थिंक, जी हाँ, चौखंबा प्रकाशन की बुक है आयुर्वेद इतिहास के बारे में। आयुर्वेद का इतिहास वैसे बहुत बड़ा है, अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर भी हम एक एक वीडियो बोलते जाएंगे कि कौन सी संहिता या कौन से महर्षि कब हुए, उन्होंने क्या क्या किया। आयुर्वेद के इतिहास में आपको इंटरेस्ट है, आयुर्वेद कैसे हुआ, क्या हुआ, कब बना, क्या क्या उसमें ऐड होता चला गया, ये वाली बुक आपको पढ़ने में काम आएगी। भैंसज जी रत्नावली एक और कमाल की बुक, प्रोफेसर सिद्धानंद मिश्र जी की, ये भी चौखंबा प्रकाशन की आती है। इसमें कुछ है, ये मुझे ये बहुत पसंद है। मैं कहीं भी अगर जाते रहता था, गुजरात में पहले मैं बहुत ट्रैवल किया करता था, तो वहाँ के खेतों में बहुत सारे मोर होते थे और उनके पंख ऐसे गिरे हुए रहते थे। तो वहाँ के जो पेशेंट होते थे उनको मैं बोलता था ये आप ला कर दीजिए, मैं इसको बुक में रखने की आदत है, अच्छा है, सुंदर भी लगता है। तो ये वाली बुक
आयुर्वेद की अलग अलग बीमारियों में कौन कौन से योग आए हैं, कौन से कॉम्बिनेशन आए हैं, उसके बारे में भैषज्य रत्नावली पढ़ने जैसी बुक है। शालाक्य विज्ञान, जैसे कि मैंने कहा, आयुर्वेद के 8 पार्ट हैं, 8 अलग अलग भागों में आयुर्वेद को डिवाइड किया गया है। तो उसमें से जो 6ठा नंबर है शालाक्य विज्ञान, ENT रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, आँख, नाक, कान, गला, जीभ, दांत, ओंठ, ये सब की बीमारी। अभी मैंने पायरिया के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसका रेफरेंस इस बुक से लिया था। तो ये भी डॉक्टर रविंद्र चंद्र चौधरी, चौखंबा प्रकाशन की आती है। शालाक्य विज्ञान के लिए ये हो सकती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी बुक है, माधव निदान करके माधव निदान आती है, शारंगधर संहिताएं आती है। संहिताएं आयुर्वेद में बहुत सारी है, अलग अलग निघंटु रत्नाकर को अगर पढ़ने जाएंगे, राज निघंटु, धर्मंतरी निघंटु, निघंटु रत्नाकर, बहुत सारी ऐसी बुक्स मिल जाएंगी। अब आगे वाला अब ये तो आज का वीडियो है, जो कल पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, आधा डिलीट हो गया था, तो आधा जो भाग बचा था वो अभी कर लिया। अब बाकी वाला आगे देखिए। या बच्चों को जो अलग अलग रोग होते हैं, उन अलग अलग रोगों में क्या क्या दवाई करना, तो वो काश्यप संहिता, जो कि आयुर्वेदिक वैद्यों के लिए बहुत यूजफुल होगी। ये बुक जरूर पढ़ने जैसी है। जिनको आयुर्वेद का डिटेल चाहिए, वो जड़ी बूटी रहस्य करके आचार्य बालकृष्ण इनकी आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका 3 वर्जन आता है। 3 वर्जन में उन्होंने लगभग अलग अलग औषधियों के बारे में पूरी डिटेल दी है। तो ये आप तीसरा वर्जन मेरे पास शायद है अभी, इसमें उन्होंने लगभग 700 के आसपास उन्होंने 454 ड्रग्स के बारे में शायद डिटेल दी है। तो 454 औषधियों के बारे में इनका 3 वर्जन आता है। तो आपको आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, कैसे काम करती हैं, या क्या रिसर्च है, उनकी फ़ोटो के साथ चाहिए तो इसके 3 वर्जन मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं। आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य, ये पतंजलि प्रकाशन की आती है। इसके बाद आता है द्रव्य गुण विज्ञान, जो है विष्णु महादेव गोगटे जी की द्रव्य गुण विज्ञान ऐसे करके आती है, मराठी में है। द्रव्य गुण की ना सबसे बेस्ट कोई दवा, द्रव्य गुण की सबसे बेस्ट कोई बुक चाहिए, द्रव्य गुण के बारे में अगर रियल में सीखना है, ये सिर्फ मराठी में है, पर कोई एक औषधि किस किस सिस्टम पे क्या क्या काम करती है, क्या क्या उसके गुण धर्म हो सकते हैं, परफेक्ट डिटेल मराठी में। मैं इसको बहुत रिफ़र करता हूँ। मुझे कभी भी डाउट आता है कोई औषधि को लेकर, कि जब कोई बोलते हैं ये वाली गर्म है, ठंडी है, ये सच में काम करती है क्या, ये बुक को मैं सबसे पहले रिफ़र करता हूँ। कभी भी कुछ डाउट हुआ मुझे कोई भी औषधि को लेकर, मैक्सिमम औषधियों के बारे में, द्रव्य गुण के बारे में पार्ट 1 में उन्होंने इतने अच्छे से समझाया है। रस, वीर्य, विपाक, पंच महाभूत, 6 रस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। परफेक्ट बुक कोई बोल सकते हैं तो उसमें से ये एक है, जो कि आपके कलेक्शन में जरूर होनी चाहिए। ये मराठी में है, तो जो मराठी समझ सकते हैं, मराठी लवर्स हैं, उनके लिए ये बुक आप जरूर पढ़िए। फिर ये एक आ जाती है एल महादेवन सर की आयुर्वेदिक क्लिनिकल मेडिसिन। आयुर्वेद क्लिनिकल मेडिसिन ये है शारदा प्रकाशन की, ये शायद बुक है। जी हाँ, शारदा महादेव अय्यर प्रकाशन आयुर्वेद का, ये कन्याकुमारी का प्रकाशन है। ये एल महादेवन सर की फ़ोटो दिख जाएगी। इनकी बहुत सारी बुक आती है। आयुर्वेद आज के ज़माने में बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि थायराइड, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, उसके बारे में तो आयुर्वेद में नहीं बोला गया है। या ल्यूकेमिया है, उसके बारे में आयुर्वेद में नहीं बोला गया है। या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, ऐसे शब्द तो आयुर्वेद में नहीं है। तो वो बीमारियाँ आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे देखना चाहिए, उसमें क्या क्या आपको डायग्नोसिस करना चाहिए, कौन से गुण, इनकी जो मेन चिकित्सा है वो गुण बेस्ड है। वो ऐसे कहते हैं वात पित्त कफ कुछ नहीं होता, सब गुण है। तो जब कोई बोलता है ना वात बढ़ा है, तो वात बढ़ा है ये बोल के मत निपट जाओ। वात का क्या बढ़ा है, तो वात का कौन सा गुण बढ़ा है, रूखा गुण बढ़ा है कि शीत ठंडापन बढ़ा है, या चल गुण बढ़ा हुआ है। हर एक गुण को देखो। क्यों? आप जितना गुण बेस्ड चिकित्सा करेंगे उतना टू द पॉइंट ट्रीटमेंट रहेगा। वरना केवल वात बढ़ा है और कोई भी दवा उठा के दे दिया, ऐसे नहीं चलता है। वात का जब रुक्ष गुण बढ़ा है तब आपको चिकनी चीज़ें वाली, वात कम करने वाली औषधियाँ लगेंगी। पर वात का जब आपको शीत गुण बढ़ा हुआ है तब आपको गर्म कोई भी चीज़ लगेगी। वो सूर्य की धूप भी हो सकती है, गर्म पानी भी हो सकता है। जब वात का चंचलता वाला गुण बढ़ा है तो कोई स्थिर आपको चीज़ लगेगी। ऐसे गुणों के ऊपर बेस्ड इनकी बहुत सारी अलग अलग आपको बुक मिल जाएगी। इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, डॉक्टर एल महादेवन आप गूगल पे सर्च कीजिए, इनकी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आप इनकी सारी बुकें मंगा सकते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस, आज के ज़माने की बीमारियों की प्रैक्टिस आयुर्वेद के हिसाब से करना है तो मस्त बुक है, परफेक्ट बुक है, जरूर आपके पास होना चाहिए। और एक जो नेचुरोपैथ लवर हैं, बहुत बार लोग आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। नेचुरोपैथ अलग पैथी है, आयुर्वेद अलग पैथी है।
जरूरी नहीं कि जो नेचुरोपैथ में सही बोला हो आयुर्वेद के लिए भी सही हो, या आयुर्वेद जिसे सही मानता हो उसे नेचुरोपैथ भी सही माने। दो अलग अलग पैथी है, अलग अलग उनके बिलीफ्स हैं, अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। कई बार लोग नेचुरोपैथ और आयुर्वेद को लेकर कंफ्यूज हुए रहते हैं। तो जिनको नेचुरोपैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो साग सब्जी मेवे फल इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन्होंने रिसर्च आयुर्वेद में क्या बोला है और उसके बारे में रिसर्च क्या हुई है, वैसे करके ये बुक आपको मिल जाएगी। ये है मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य नाम से डॉक्टर नागेंद्र नीरज की, जो कि पॉपुलर बुक डिपो की बुक आती, जयपुर का है, पॉपुलर बुक डिपो जयपुर। उनके 3 वर्जन है, शायद मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य का पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी नेचुरोपैथ से उन्होंने खून की बीमारियां कैसे ठीक करना चाहिए या बाकी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने डिटेल दी है, वो आप नेट पे ढूंढ सकते हैं। इनकी अलग अलग बुकें जो मधुमेह ला इलाज नहीं, प्रकृति और योग, पेट की रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा, रक्त अल्पता, असाध्य रोगों की सरल चिकित्सा, ऐसे करके बहुत सारी बुक उनके हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक और बुक आती है स्वदेशी चिकित्सा वर्धा की। उसमें से 4 भाग तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, जो राजीव भाई दीक्षित ने लिखी है। ये 5वां भाग मेरे पास जो पढ़ा हुआ है, एक ही बुक है, बाकी 4 भाग तो नहीं है मेरे पास। वो है लेखक RN वर्मा, भूतपूर्व वैज्ञानिक, भाभा एटॉमिक सेंटर की, उनकी भाग 5 करके बुक है ये। इसमें उन्होंने कौन से 5 जहर हैं उसके ऊपर उन्होंने बोला है। ये उन्होंने मेरे बारे में कुछ लिख के दिया था उस टाइम पे। तो ये उन्होंने बीमारी के अलग अलग टाइप, बीमारियां क्यों होती हैं, और विकार जो है काम क्रोध मत लो, वो विकार क्या होते हैं, कौन से बर्तन में खाना खाना चाहिए, और जॉइंट पेन के लिए क्या करना चाहिए, पानी के बारे में, वेगों के बारे में, दिनचर्या, वात पित्त कफ उपवास, इन सब के बारे में RN वर्मा जी करके जो थे उनके कुछ लेक्चर भी शायद आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो ये भाग 5 नंबर की, आपके घर में जो 5 जहर है, चीनी है, रिफाइंड तेल है, रिफाइंड नमक है और रिफाइंड ऑयल है, इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको पूरी डिटेल, साथ ही जो काम क्रोध मत लो ऐसे करके जो मानस रोग होते हैं उसमें क्या करना चाहिए, ये वाली बुक आपको वर्धा से मिल जाएगी। जो राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट है सेवाग्राम वर्धा, उनके उसमें से आपको ये 2 बुक मिल जाएगी। फिर आती है ये नानल प्रकाशन की बुक, वैद्य रमेश नानल की। नानल प्रकाशन की जो बुकें हैं वो भी बहुत सारे महाराष्ट्र के वैद्य जानते होंगे। ये मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों प्रकाशन में इनकी बुक आती है। ट्रीट योर डिजीज़ विद प्रॉपर फूड करके ये बुक है। ऐसे उनके अलग अलग रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, अलग अलग धातुओं में सिस्टम के क्या क्या रोग होते हैं, बहुत सारा मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन इनका पड़ा हुआ है। अलग अलग जेरोक्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है, बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल है। इनकी जैसे एक बुक दिखाता हूँ, ये है, ये रक्त धातु के रक्तवाह स्रोतस के ऊपर उन्होंने बोला है। तो रक्तवाह स्रोतस मतलब जो ब्लड का सिस्टम है उस पर क्या क्या बीमारी होती है। ज़्यादातर इनका मराठी और हिंदी कॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। इनकी बुकों का ये बेनिफिट है कि ये प्योर शास्त्र को लेके आते हैं। हर एक जहाँ कहीं भी रेफरेंस है, एक छोटे से छोटे शब्द का भी शास्त्रों में क्या रेफरेंस दिया है वो लेकर आते हैं। तो इनकी भी जो बुकें हैं वो आपके पढ़ने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये जिनको आयुर्वेद, सच में आयुर्वेद सीखना है, वो नानल प्रकाशन महाराष्ट्र का है, मुंबई में ही है शायद, माहिम में इनका प्रकाशन है। तो वो आप ये पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनकी ही एक और बुक है मन के बारे में, जिन लोगों को मन की बीमारियां हैं, मन से जुड़े हुए, काम क्रोध मत लोभ मोह मत्सर, OCD, बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन सब आता है। ये मराठी में अवेलेबल है। मन यानी आयुर्वेद, मन रियल मन होता क्या है, मन की बातें तो सब करते हैं पर मन मतलब क्या, वो आपको इनकी इस बुक में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। एक और बुक जो आयुर्वेद के बहुत महान चिकित्सक हुए, बहुत बड़े आज के ज़माने में वैद्य हुए, वैद्य खड़ी वाले, पुणे के वैद्य खड़ी वाले, इनके बहुत सारे बुक आते हैं। ये अपने आप को बोलते थे कि मैं लोगों का डॉक्टर हूँ, एक गरीब डॉक्टर, ऐसे करके बोलते थे। बहुत ही मस्त इंसान थे। इनके कुछ आपको लेक्चर्स भी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इनकी जो डिटेल है, खास करके यशस्वी आयुर्वेद औषधिकरण, इनकी बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी मराठी लैंग्वेज में, खास करके जो भी महाराष्ट्र में है, खास करके पुणे में है। इनकी बुक्स को ज़रूर पढ़िए। आसान मराठी भाषा में आसान आयुर्वेद सीखना है तब इनकी जो बुक्स हैं वो पढ़ने जैसी है, बहुत अच्छी इनकी बुक्स होती हैं। इसके साथ एक और ये चीज़ मिली, ये मेरे पास है आत्मानंद सरस्वती फार्मेसी, सूरत की ये फार्मेसी है। इसकी आप औषधियाँ मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ मेरी प्रैक्टिस में। आत्मानंद सरस्वती फार्मेसी, ये सूरत में और शायद गुजरात में जो लोग हैं वो इनकी दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। सस्ती होती हैं, शास्त्रोक्त होती हैं और फ़ायदेमंद है।
हाँ, ये वीडियो में कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ या जो जो चीज़ें मेरे पास है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एलोपैथी चिकित्सा गाइड ये डॉक्टर राजीव शर्मा की है, ये रवि पॉकेट बुक्स की। एलोपैथी क्या क्या बीमारियाँ होती हैं उसके बारे में, एलोपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं। मेरा तो इसमें इंटरेस्ट नहीं, हाँ हमने इसे कभी लिया था 2010 या 11 में, जब उस टाइम पे हम एलोपैथी सीखा करते थे, आयुर्वेद से निकल के आए थे और एलोपैथी सीखते रहते थे। कई सारे लोग का ऐसे डाउट है कि आप आयुर्वेद से निकले थे तो एलोपैथी क्यों सीखते थे। आयुर्वेद से निकलने के बाद एलोपैथी इसलिए सीखते थे क्योंकि जब भी कोई बंदा या कोई भी स्टूडेंट आयुर्वेद का जब आयुर्वेद से बाहर आता है तो बाहर आने के बाद उसके पास सबसे पहले 2 चीज़ें उसके लिए मेन होती है। सबसे पहले पैसा और दूसरा उस साथ ही साथ सीखना। पैसा इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि जो आपने 5.5-6 साल वहाँ पर पढ़ाई की है, वहाँ पे जो लाखों रुपए खर्च किए हैं, आपके ऊपर फैमिली का वो टेंशन होता है उनको, क्योंकि फैमिली बोलती बस भाई 22-23 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, अब और कितना हम तेरे को बिठा कर खिलाएं। तो वो पैसे के लिए और मॉडर्न सीखने के लिए, क्योंकि बहुत बार मॉडर्न ज़रूरी भी होता है, तो उसके लिए हम फिर हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल करते हैं या कई बार आईसीयू या एम्बुलेंस में करते हैं। तो उस टाइम पे जो सीखने के लिए हमने ये ली थी, बहुत सारी फिर बुक्स भी थी, बाद में उनका हमने यूज़ नहीं किया। 2-3 साल सीखने के बाद फिर से ऐसे लगा नहीं कि अपना जो फील्ड है वो हम प्रैक्टिस में आयुर्वेद ही करेंगे, तो आयुर्वेद की तरफ आ गए। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद नहीं आता था या आयुर्वेद में जीरो थे, पर उस टाइम पे जब आपको, सिंपल सी बात है, आप बाहर आए हो, आपको सबसे पहले सर्वाइव करना मेन ऑप्शन रहता है। आप टिकोगे ही नहीं तो फिर कहाँ से प्रैक्टिस करोगे। क्लिनिक आप तभी डालोगे ना जब आपके पास पैसा आएगा। तो उसके लिए एलोपैथी करने के लिए तब उस टाइम पे ये बुक ली थी, उस टाइम पर ये बुक पढ़ी थी, उसके बाद से यूज़ नहीं की। पर जिनको भी एलोपैथी चिकित्सा, एलोपैथी के बारे में कुछ जानना है, क्या क्या बीमारियां होती हैं, जो लोग हिंदी पसंद करते हैं पढ़ना, उनके लिए ये बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये विश्वरूप चौधरी की हॉस्पिटल से कैसे जिंदा लौटे, डायमंड बुक्स की मिल जाती है, ये आप पढ़ सकते हैं विश्वरूप चौधरी की। उन्होंने अलग अलग स्कैम जो होते हैं उसके बारे में बहुत कुछ बोला है। ये मेडिकल सीक्रेट्स ऑफ फूड डॉक्टर रमेश नानल की, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला। पंचकर्म की कथाएं करके गोप्टे जी की आती है, ये बहुत अच्छी बुक है। जो पंचकर्म की प्रैक्टिस करनी है, आज के वैद्यों को शास्त्रों में तो दिया ही है आयुर्वेद का, पर आयुर्वेद आसान भाषा में और अच्छे तरीके से और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए ही आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकाशन की बहुत अच्छी बुकें आपको मिल जाएगी। नासिक का जो नासिक प्रतिष्ठान, आयुर्वेद प्रतिष्ठान नासिक जो है, उसकी बहुत सारी आपको बुक मिल जाएगी पढ़ने के लिए। सभी अच्छी बुकें होती हैं। ये वाली हिंदी में है, पंचकर्म की सत्य कथाएं, तो आप जो हिंदी लवर्स हैं या जो हिंदी में पढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छी इनकी और भी बाकी बुक हैं। अश्रुविष्टि, अर्ध चिकित्सा, ब्लड निकालना, सिर्फ रक्त मोक्षण को सुश्रुत ने इतना इंपॉर्टेंट बोला कि शरीर से अशुद्ध रक्त निकाल दो, आधे से ज़्यादा बीमारी ठीक हो जाएगी, वो उन्होंने बोला है। कीमिया पंचकर्माची, वो मराठी में है। यही है आयुर्वेद, ये हिंदी में है। और ऐसे करके पंचकर्म पूरक निदान, कुर्यात सदा ऋतु शोधनम, क्यों बॉडी की क्लीनिंग करनी चाहिए, ऐसे अलग अलग बुक मिल जाएगी। नासिक का पंचकर्म की सत्य कथा, इनके जो प्रकाशक है वो ऐसे लिखा, डॉक्टर वसुधा गोप्टे गुज्जर ऐसे करके हैं। ये नासिक का ही है, तो आपको ये मिल जाएगा। ये यहाँ पे नंबर भी उनका दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो, या मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये बुक पंचकर्म की सत्य कथा है, पढ़नी चाहिए। स्वदेशी चिकित्सा सार, इसका नाम आप में से कोई ना कोई किसी ने सुना ही होगा, बहुत फेमस है ये बुक, कल्याण चिकित्सा प्रकाशन का, डॉक्टर अजीत मेहता का। इन्होंने बहुत सारे घरेलू नुस्खे दिए हैं, जो कि अलग अलग तकलीफ़ों में क्या क्या घरेलू चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने चीज़ें दी हैं। इनकी अहिंसा चिकित्सा, अहिंसक पद्धति, ऐसे करके भी कुछ बुक आती है। इनकी अलग अलग बुक्स मिल जाएगी। अहिंसक चिकित्सा पद्धति, स्वदेशी चिकित्सा चमत्कार, सूरज किरण चिकित्सा, जयपुर का है। तो जो हिंदी में घरेलू चिकित्सा सीखना चाहते हैं उनके लिए यूज़फुल है। सहस्त्र योगम, या आयुर्वेदिक वैद्यों के लिए, साउथ के जो वैद्य प्रैक्टिस करते हैं, या साउथ इंडिया में जो बहुत सारी औषधियाँ हैं उसका हिंदी में है। और अलग अलग काढ़े, अलग अलग घी, अलग अलग भस्मों के क्या क्या फ़ायदे, हिंदी में ये मिल जाएगा। चौखंबा प्रकाशन का सहस्त्र योगम इस नाम से। इसके जो राइटर हैं डॉक्टर रामनिवास शर्मा और डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। ये अधिजनन करके जो मैंने आपको बोला था कि पुनरुत्थान प्रकाश सेवा, ये जो बुक है अधिजनन, गर्भ धारण कैसे करना, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करना, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या खाना, क्या क्या शास्त्रों में लिखा है, उत्तम संतान के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो पूरी की पूरी डिटेल
पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट की। ये बुक आपको अहमदाबाद का प्रकाशन है ये, और आपको गुजराती हिंदी में मिल जाएगी, तो गुजराती और हिंदी लवर्स के लिए ये बुक फ़ायदेमंद रहेगी। ये एक मेरी बुक, जो मेरी फेवरेट बुक, इसकी बहुत ख़राब कंडीशन है, पर बोलते हैं ना कुछ बुक से लव होता है, वैसे ये एक बुक है जिससे मुझे लव जैसा है, और वो इस बुक का नाम है शारंगधर संहिता। जी हाँ, शारंगधर संहिता ये पहली संहिता है, अष्टांग के बाद ये वो संहिता है जिसको मैंने सच में बहुत एंजॉय किया था। इसे मैंने जितनी बार पढ़ा होगा, 8-10 बार इस बुक को पढ़ा होगा, और उतनी बार इसे पढ़ने में मज़ा आता है। शारंगधर मतलब आयुर्वेद, कई बार जब हम शुरू करते हैं तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कौन सी दवा दे। इतनी हजार मेडिसिन है, इतना सब लिखा है, पर दे क्या पेशेंट को, मतलब क्या करें, कुछ शुरुआत का पॉइंट तो बोलो। तो तब शारंगधर संहिता बहुत यूज़फुल होती है, एकदम आसान भाषा में। आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ समझ में नहीं आता है, आयुर्वेद का आप डिग्री लेकर निकले हैं और कंफ्यूज है कि क्या दें, शारंगधर संहिता उठाओ, एकदम ईजीएस्ट जो है, मुझे तो लगता है ऐसा। उसमें भी ये शैलजा श्रीवास्तव जी की जो लिखी हुई है चौखंबा प्रकाशन की, अब वो शायद नहीं मिलती, पर मेरी वो फेवरेट है शारंगधर संहिता। शैलजा श्रीवास्तव, डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने जो लिखा है वो मेरी फेवरेट है। उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, विद इंग्लिश सबटाइटल, विद इंग्लिश भी उन्होंने दिया है ब्रैकेट में, कि जैसे गंडमाला है तो सर्वाइकल एडिनाइटिस, या अपची है, या ग्रंथि है, ट्यूमर, व्रण, एप्सिस, गुल्म, ट्यूमर, ऐसे करके अलग अलग शब्द उन्होंने दिए हैं, जिसके जो कि और ज़्यादा आसान हो जाता है समझने में। शारंगधर संहिता आयुर्वेदिक वैद्यों के लिए, आम लोग भी पढ़ सकते हैं, पर वैद्यों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। एक और बुक जो पढ़ने के लिए यूज़फुल हो सकती है वो है क्षीण दोष व्याधि चिकित्सा, वैद्यराज वाशा आनंदकर। इनका ऐसे कहना है, और बहुत ही सही कहना है, कि बहुत बार हम केवल बढ़े हुए दोष की चिकित्सा करते हैं, वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, पर दोष बहुत बार कम भी हो गए रहते हैं। वात कम हो गया, सभी दोष नॉर्मल है, केवल वात कम हो गया। अब वात कम हो गया है तब क्या आप ट्रीटमेंट करेंगे, ये एक सोचने जैसा पॉइंट है। बहुत बार ऐसा, वात बढ़ गया बस दवा दे दो, ये बोलते हैं जब दोष कम हो जाएंगे, वात कम हो गया, पित्त कम हो गया, कफ कम हो गया, तब क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। एक अलग कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में ऑलरेडी दिया हुआ है, पर उसे और अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। ये मराठी में अवेलेबल है, पर बहुत अच्छी बुक है। और क्षीण दोष जो चिकित्सा है, वैद्य, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप एक अच्छे वैद्य बने, परफेक्ट वैद्य बने, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। प्रसूति तंत्र के बारे में प्रेमवती तिवारी की, मैंने आपको मराठी में बोला था महिलाओं के लिए, इंग्लिश में बोला था, अब ये हिंदी, जिनको महिलाओं की बीमारी या प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या करना चाहिए वैद्यों के लिए, उनके लिए प्रेमवती तिवारी ये बुक, ये हम नॉर्मली अपने सिलेबस में जरूर पढ़ते ही हैं। चौखंबा प्रकाशन की आती है, बहुत अच्छा, इसका 2 वॉल्यूम आता है। मासिक धर्म, महिलाओं की जो बीमारी है उसके साथ साथ और क्या क्या करना चाहिए आगे, महिलाओं की बीमारी के साथ साथ बाकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे सब क्या करना चाहिए, जो जो बीमारियां होती हैं वो पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। एक ये उत्तम महेश्वरी जी की बुक है, अपना डॉक्टर स्वयं बने। मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करता कि अपना डॉक्टर स्वयं बने। इसमें उन्होंने दूध से द्वारा क्या क्या चिकित्साएं हो सकती है, बाकी वात पित्त कफ, आसान भाषा में जिन्हें समझना हो वो रिकमेंड कर सकते हैं। मैं तो, या आयुर्वेद तो नहीं कहता अपना डॉक्टर खुद बनना चाहिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, पर जिनको आसान हिंदी में सीखना है, पढ़ना है, वो इनकी ये बुक मिल जाएगी उत्तम महेश्वरी जी की। गो सुषमा प्रकाशन करके है, गोरेगांव का इनका प्रकाशन है, 280 या 300 रुपये की कुछ बुक है। इसमें उन्होंने गाय के दूध और गाय के घी, इन सब की चीज़ों में, या भारतीय संस्कृति के बारे में जो चीज़ें, उसको ज़्यादा जोड़कर उन्होंने आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ कहा है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। क्या हुआ, बोर हुए, स्टॉप करूं? अभी तो और मेरे पास कई सारे कलेक्शन पड़े हुए हैं। ये मैंने मेरा लगभग 50% ही निकाला है, बाकी 50% ऐसे ही रख दिया। मैं सोचा कि यार, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे बस बहुत ज़्यादा मत फैला कचरा, एक तो वैसे ही सब लॉकडाउन है, ऊपर से तू सब कुछ लेकर बैठ जाता है, इसलिए उसमें से 50% निकाल के रखा है। और चलिए मैं बोलते जाता हूँ, आपको जब तक सही लगे तब तक आप देखिए, नहीं सही लगेगा तब आप स्टॉप कर सकते हैं। संस्कृत जिनको सीखना है, हिंदी और संस्कृत सीखना है आसान भाषा में, उनको आचार्य राम शास्त्री की चौखंबा प्रशासन की संस्कृत शिक्षण सारणी, ये एक बहुत अच्छी बुक है अगर संस्कृत सीखने के आप इंटरेस्टेड हैं तो।
आयुर्वेद बिगिनिंग, आयुर्वेद सीखना है वो भी इंग्लिश में आसान भाषा में, तो डॉक्टर एल महादेवन की आयुर्वेद फॉर बिगिनर्स ये करके बहुत अच्छी बुक है। जिनको इंग्लिश में इंटरेस्ट है आयुर्वेद सीखने के लिए उनके लिए ये बुक। ये तो दूध पापेश्वर के क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं वो सब, ये सांडू प्रकाशन के। ये मधु संचय आयुर्वेद पत्रिका नासिक जो है उनकी बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी बुक्स आती हैं। आयुर्वेद पत्रिका नासिक ये मराठी में आता है। मराठी में हर एक वैद्य को, अगर आपको मराठी आती है तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी ही चाहिए। इनके जो प्रकाशन की जितनी भी औषधियाँ हैं, आयुर्वेद पत्रिका की जितनी भी मतलब बुक्स हैं, ये डॉक्टर वी में गोगटे जी की हैं, उनकी तो सभी बुक आपको ये नाम दिख जाए गोगटे जी की, सोचने का ही नहीं, बस वो बुक खरीद लो और पढ़ना शुरू हो जाओ, इतनी अच्छी इनकी बुक्स होती हैं। ये वन औषधि संक्षिप्त मार्गदर्शन शांति कुंज हरिद्वार, शांति कुंज हरिद्वार की ये बुक है जिसमें कि अलग अलग जो औषधियाँ हैं, जैसे कि ये बाकुची है तो वो फोटो के साथ, तो शांति कुंज जो है हरिद्वार उनकी ये बुक है। ये आप ले सकते, गायत्री परिवार जिसको बोलते हैं उनकी ये बुक है। इनके और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, वो जो आप हिंदी में आयुर्वेद सीखना है तो इनकी बुक्स आपके लिए यूज़फुल रहेगी। हरिद्वार शांति कुंज, यही है आयुर्वेद नासिक का गोगटे प्रतिष्ठान का करके, पढ़ने जैसा है, हिंदी में अवेलेबल है। ज़रूर आसान भाषा में जो लोग बोल रहे थे आयुर्वेद चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़िए। रक्ताल्पता नागेंद्र नीरज जी की, जो नेचुरोपैथ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। असाध्य रोगों की चिकित्सा नागेंद्र नीरज, ये रस तंत्र सार रस सिद्ध प्रयोग संग्रह, ये आता है अजमेर राजस्थान का कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन। रस शास्त्र की जो प्रैक्टिस करते हैं या बीमारियों में रस औषधियों की जो प्रैक्टिस, जो वैद्य है उनके लिए इसका 2 वर्जन आता है। ये दोनों का दोनों वर्जन यूज़फुल होगा, जो भी वैद्य हैं और प्रैक्टिस में रस औषधियों को करना चाहते हैं उन सभी के लिए। और जिनको भी जो काम शास्त्र के बारे में इंटरेस्टेड है उनके लिए और कुछ बुकों का नाम बोलता हूँ, जैसे पंचशायक, ये कृष्णदास एकेडमी वाराणसी का आ जाएगा, इसके बारे में मिल जाएगा। केली कोतूहलम, ये एक बुक आ जाएगी जो कि कृष्णदास अकेडमी वाराणसी का है, ये भी काम शास्त्र के बारे में। रति रहस्य करके आ जाएगा, कोप शास्त्र में जो रति रहस्य के बारे में बोला है वो एक बुक आ जाएगी। और रति रत्न प्रदीपिका, ऐसे करके बहुत सारी बुक है जिसके बारे में डिटेल आयुर्वेद में, जिसके बारे में डिटेल काम शास्त्र की आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर ये एक बुक है पंचभौतिक चिकित्सा, जी हाँ, जो मेरी मेन प्रैक्टिस है, मैं अपनी प्रैक्टिस में जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वह है पंचभौतिक चिकित्सा। आत्माराम वामन दातार शास्त्री, दातार शास्त्री जी की एक खासियत थी कि उन्होंने पंचभौतिक कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का है, पर पंचभौतिक कॉन्सेप्ट को उन्होंने इतना इजी बनाकर दिया है, इतना आसान आज की प्रैक्टिस के लिए करके दिया है। 20 औषधियों के ऊपर सिर्फ चिकित्सा, मराठी में भी है अवेलेबल है, हिंदी में भी है। इनकी बुक्स, इनका दवाइयाँ भी आता है जो कि सांगली का है। आप पंचभौतिक .org या पंचभौतिक चिकित्सा .org ऐसे करके वेबसाइट गूगल पे मिल जाएगी, पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। इनका कोर्स भी होता है जो कि ऑनलाइन कोर्स होता है, 15 या 18 या 20 हज़ार कुछ उसकी फ़ीस है। 6 महीने का कोर्स होता है ऑनलाइन, वो करने जैसा। अगर आप वैद्य हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, तो आपको वो ऑनलाइन कोर्स जरूर करना चाहिए। पंचभौतिक चिकित्सा आपकी प्रैक्टिस को 4 चांद लगा सकती है, करने जैसा है, बुकें पढ़ने जैसी हैं। आप जब यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आयुर्वेद में आप एक छोटी सी औषधि से क्या क्या मैजिक चमत्कार कर सकते हैं, अगर आपको आयुर्वेद सच में समझ में आए। एक एग्जाम्पल आपको बोलता हूँ, जैसे कि वात बढ़ा है, तो वात में क्या, वायु जो है, वायु में भी 5 टाइप है, जैसे कि प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। तो ऐसी 5 टाइप की जो वायु है, उसमें से जो अपान वायु है क्या, तो अपान वायु 2 चीज़ों से बनी हुई है, पृथ्वी प्लस वायु। तो ये जब डिटेल आपको मिलती है, अच्छा अपान वायु पृथ्वी प्लस वायु से बनी है, तो या तो इसका पृथ्वी महाभूत बिगड़ेगा या वायु महाभूत बिगड़ेगा। जैसे कि जिनका डीएनसी कर देते हैं या फिर जिनका हिस्टेक्टॉमी करते हैं, उनका पृथ्वी महाभूत कम हो जाता है। तो पृथ्वी महाभूत से जुड़ी हुई आप औषधियाँ उनको दे दो, गैरिक जैसी औषधियाँ दे दो, तुरंत रिजल्ट मिलता है, उस पेशेंट को तुरंत आराम मिल जाता है। तो इस तरह का उन्होंने पंचभौतिक को बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में समझाया है। इनका कोर्स करने जैसा है। इनकी बुक्स थोड़ी हार्ड हैं, इनकी जो लैंग्वेज है, बट वैद्यों को तो जरूर ये पढ़ना चाहिए। तमक श्वास के बारे में रेणुका गयाल, तमक श्वास के बारे में आत्रेय प्रकाशन नासिक, रेणुका गयाल करके इनका ये जो है, इनसे मैं मिला था
लातूर में मिला था, जब अष्टांग संग्रह के ऊपर एक शिविर हुआ था 5 दिन का। इनका शायद पंचकर्म के ऊपर कोर्स भी चलता है। आयुर्वेद, इनका पंचकर्म के ऊपर एक ऑनलाइन कोर्स भी चलता है। जो पंचकर्म आयुर्वेदिक वैद्य सीखना चाहते हैं वो ई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में इनका मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके ई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के 3 से 4 कोर्सेज चलते हैं। एक स्किन डिसऑर्डर के ऊपर उनका चलता है, और एक ऑर्थो के ऊपर चलता है, और एक ये पंचकर्म के ऊपर चलता है। इनकी तोमक शास्त्र की बुक आपको शायद पुणे का है, ये मराठी और हिंदी, ये शायद है, हाँ ये मराठी में है, शायद हिंदी में भी आती मिल जाएगी। ये सारी पंचभौतिक जो भी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो तो लीवर डिसऑर्डर के ऊपर, डायबिटीज़ के ऊपर पंचभौतिक वालों का, हार्ट के डिजीज़ के ऊपर पंचभौतिक वालों का है, बच्चों की बीमारियों के ऊपर पंचभौतिक चिकित्सा। ये यशवंत चिकित्सा वैद्य योग जोशी, इनका ही मराठी में भी आता है, हिंदी में भी आता है, मराठी चरक संहिता के ऊपर। इनकी भी बुकें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी हैं। अगर आप वैद्य हैं, बीमारी समझ के तुरंत क्या दवाइयाँ दूँ, किस पेशेंट में कौन सी दवाई यूज़ करनी चाहिए, इनकी दवाइयाँ। इन्होंने एनीमिया के कुछ पेशेंट्स पे बहुत अच्छा रिसर्च किया है। मेरी कोशिश होगी जल्दी ही एनीमिया के ऊपर कुछ वीडियो बनाने की। ब्लैक डायमंड एनीमिया जैसे करके जो बीमारियां हैं, या ऐसे लोग जिनको थैलीसीमिया जैसी बीमारी होती है, जन्म से ही खून नहीं बनता, ऐसे में इन्होंने कई लोगों के ऊपर आयुर्वेद का एक्सपेरिमेंट करके इनकी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी डिटेल बोलते हैं ये, कि उन्होंने उनको बिल्व खिलाकर देखा, बेल जो होता है वो फल खिलाकर देखा, और पाया कि उनका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो मज्जा धातु के ऊपर सोच के उन्होंने औषधि दी थी। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे अपने लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं। इनका सीडी भी मिल जाता है धूत पापेश्वर की तरफ से, जो कि यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। 4.5 या 5-6 घंटे के कुछ उनके लेक्चर्स हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे धूत पापेश्वर का जो चैनल है उस पर जाएंगे तो इनका जो है वैद्य योग जोशी का आपको जो 6-8 घंटे का जो भी उनका लेक्चर है उसमें पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, वो पढ़ने जैसा है। पंचभौतिक चिकित्सा की जो केवल 20 औषधियों के ऊपर ही आप कैसे पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं आयुर्वेद में, वो उन्होंने बोला है। ये उसका भाग 1, भाग 2, जो पाइल्स ये सब की बीमारी होती पंचभौतिक की, ये सब है। योग जोशी सर की जो मैंने अभी आपको दिखाया उनका आता है, अलग अलग वटी के क्या क्या गुण हैं, अलग अलग आशा वरिष्ठ काढ़े के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन से चूर्ण क्या क्या गुण के होते हैं, पंचभौतिक में ये उन्माद अपस्मार करके, स्किन डिसऑर्डर में कैसे पंचभौतिक चिकित्सा आयुर्वेद की यूज़फुल होती है। ऐसी बहुत सारी अलग अलग मेरे पास कॉम्बिनेशंस पड़े हैं। गर्भ संहिता ये अर्केश अरविंद जोशी की करके कोई बुक है, वो गर्भ धारण के ऊपर इन लोग का काम चलता है कि गर्भ धारण में संतान के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो आप दे सकते हैं। बाकी पंचभौतिक के मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं। पंचभौतिक में ज़्यादा प्रैक्टिस में भी मेरे यूज़ है, और उनकी बुक्स में ज़्यादातर पढ़ते रहता हूँ। ये ज्वर के ऊपर, ये पेट के ऊपर, रक्त पित्त के ऊपर। एल महादेवन सर की एक बुक, अगर आपको कुछ नहीं खरीदना है तो 100 या 150 रुपये की एक बुक है। बेसिक आयुर्वेद का सीखना है तो ये आयुर्वेद के वैद्यों के लिए ज़रूर होना चाहिए। आयुर्वेद का द्रव्य गुण जो कि तुरंत सीखना चाहते हैं, ये एक अलग से तरीके से वैद्य हरीश पाटनकर का लिखा हुआ है। ये तिक्त मधुर रस की कौन सी होती है, कटु रसों के ऊपर बाद में औषधियों के हिसाब से उन्होंने दिया है। ये आयुर्वेदिक वैद्यों के लिए यूज़फुल होगी। नानल सर की मराठी में ये बुक पढ़ने जैसी है। पदार्थ विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट जिसको सबको पढ़ के नींद आती है, पर अगर आयुर्वेद सीखना ही है, आयुर्वेद शुरू से जैसे बच्चे को क ख ग घ सिखाते हैं वैसे आयुर्वेद सीखना है तो पदार्थ विज्ञान सीखना चाहिए। इसमें मन क्या होता है, आत्मा क्या होती है, पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, गुण कर्म, ये सारी चीज़ों के बारे में दी है। तो जब बच्चे को सबसे पहले क ख ग घ सिखाना होता है ना, वैसे आयुर्वेद का द्रव्य गुण है। अगर आपको वैसे आयुर्वेद का पदार्थ विज्ञान है। अगर पदार्थ विज्ञान नहीं आता तो ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेते हो, पर आयुर्वेद का वो जो एकदम बोलते हैं ना सार भाग रह जाता है, कुछ सच में आयुर्वेद का कुछ मिसिंग पार्ट होता है, वो ये है। तो आयुर्वेद का पदार्थ विज्ञान हम में से सारे वैद्य जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं उनको फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना ही रहता है। ओबेसिटी के ऊपर आर्य वैद्यशाला की कुछ बुक्स आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। आप में से जो लोग केरल की लैंग्वेज बोलते हैं, केरल की लैंग्वेज आखिर आप में से जो केरल के हैं और वहाँ की लैंग्वेज आप बोलते हैं, मलयालम, आई थिंक मलयाली या मलयालम ऐसे लैंग्वेज है केरल की, उनकी आर्य वैद्यशाला कोट्टकल की जो बुक्स है, इनकी औषधियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं आर्य वैद्यशाला की। और इनकी बहुत सारी बुक्स आपको
मलयालम लैंग्वेज में भी शायद मिल जाएगी, और ये इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही, हिंदी में शायद एक ही बुक है इनकी। तो ये आप अगर आप डॉक्टर है तो इनकी बुक्स भी, इनकी आप औषधियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, इनकी बुक भी आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस में बहुत अच्छी होती है। ये रुग्ण अनुभव के ऊपर ये पढ़ सकते हैं। ये आर्य वैद्यशाला का फिर से स्क्लेरोडर्मा के ऊपर एक बुक है, ये ले सकते हैं। वात व्याधि के ऊपर एक बहुत माधवी प्रकाशन का है, विनायक भास्कर, ये उनका वात व्याधि के ऊपर ये बुक पढ़ने जैसा है। वात के अलग अलग रोग, उसके ऊपर उन्होंने उनकी क्या विचार है, अलग अलग टाइप के वात, त्वगत वात, स्किन के ऊपर जब वात जाता है तो क्या करता है, रक्त धातु पे वात जाता है तब क्या करता है, मांस धातु पे, रक्त मज्जा धातु पे शुक्र, जब वात कौन कौन सी अलग अलग कंडीशन में जाके क्या क्या बीमारी करता है, तब ये पढ़ने जैसा है। मराठी लवर्स के लिए और 2 बुक आ रही है। एक आरोग्य रहस्य वैद्य सुविनय दामले सर की, आप में से जो भी ये है दामले सर का फोटो, इनके यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। इजी आसान भाषा में आयुर्वेद शुरुआत करना है सीखने के लिए, तब आप इनकी वैद्य दामले सर की ये जो बुक है आप पढ़ सकते हैं। आरोग्य मंत्र सुचित्रा कुलकर्णी की, इनकी भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं। कहानियों के हिसाब से आयुर्वेद ये बताती है कि इनके पास पेशेंट आया तब उन्होंने क्या किया, कैसे किया। ये है जो महिलाओं के वाले में मासिक धर्म के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें बोला था कि मासिक धर्म अंधविश्वास या क्या, अंधविश्वास को लेकर जो कुछ था, इनकी बुक से मुझे बहुत हेल्प हुई थी वो समझने में। तो सुचित्रा कुलकर्णी जी की अभिजीत प्रकाशन का ये आता है, इनकी बुक आपको मिल जाएगी। ये हिंदी में अवेलेबल नहीं, ये मराठी में अवेलेबल इनकी बुक है, तो मराठी लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। जो लोग आयुर्वेद की जो लोग पीजी की एमडी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी चौखंबा प्रकाशन का डॉक्टर संजय पाटिल वाला जो आयुर्वेद समुच्चय बुक है वो फ़ायदेमंद रहेगा। चिकित्सा नवनीत प्रैक्टिस आयुर्वेद की कर रहे हो तो ये भाई आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, बहुत अच्छी पढ़ने जैसी बुक है। औषधि कैसे बनानी चाहिए, ये वाली बुक। रोग विज्ञान के ऊपर प्रोफेसर अजय शर्मा की, इनकी काय चिकित्सा की भी बुक्स आती हैं, बहुत अच्छी बुकें होती हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। यशस्वी औषधि, ये है वैद्य देश पांडे जी की जो बुक है, यशस्वी औषधि देश पांडे जी की बुक। कौन सी औषधि का क्या रोगाधिकार है, यहाँ पे क्या दवा काम करती है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। ये बुक मुझे नरहर प्रभु सर ने, जिनका सूक्ष्म औषधि वाला मैंने बुक बताया, उनके ये गुरु थे, और प्रभु सर गुरु है ठाकुर सर के, और ठाकुर सर से हमने बहुत सारी चीज़ सीखी है। तो ये गुरु परंपरा से जो बहुत बार आता है, ये इस तरह की बुक है, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है। जैसे कि अभ्रक भस्म है तो वो राजयक्ष्मा का इसका रोगाधिकार है, ऐसे करके इन्होंने बहुत, देश पांडे जी की बहुत अच्छी अच्छी बुक है। ये मैंने 2014 में ही ले ली थी, और तब से मैं कभी कभी जब समय मिले तो पढ़ते रहता हूँ। ये मराठी लैंग्वेज में मिल जाएगी। रोग निदानम, सुंदरलाल, डॉक्टर सुंदरलाल जोशी, ये करके रोग निदान के बारे में अगर आपको पढ़ना है, ये बहुत, इनका शायद मेरे पास एक ही वर्जन अवेलेबल है, बात की बुकें मिली नहीं, पर इन्होंने बीमारी जो होती है वो आज के हिसाब से उसको आयुर्वेद की तरफ से लेके, जैसे गुल्म है तो गुल्म के ऊपर उन्होंने पूरे आयुर्वेद के रेफरेंसेस दिए हैं, कैसे होता है। जिनको आयुर्वेद और ज़्यादा डिटेल में जानना है, ये जगदीश संस्कृत पुस्तकालय का है, जयपुर का ये प्रकाशन है। तो ये रोग निदानम करके ये बुक भी आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लास्ट में जाते जाते कुछ पत्रिकाएं हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगी आयुर्वेद की। निरोग सुख करके आपको आती है, आरोग्य संजीवनी करके, ऐसी कुछ पत्रिकाएं आयुर्वेद की आती हैं जो कि आयुर्वेद की डिटेल लेने के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो था आयुर्वेद की बुक्स के बारे में। ऐसे और भी कई सारी चीज़ें हैं, पर मैंने सोचा कि कम से कम जो मिनिमम मेरे पास कलेक्शन है उतना मैं आपको बता ही दूँ। कैसे लगा आपको ये वीडियो? बहुत लंबा वीडियो गया पता है, पर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कुछ आलसी टाइप के हैं, आप नहीं चाहते कि यार कौन इतना पढ़ेगा, किसके पास इतना टाइम है समझने के लिए, ज़िंदगी में ऑलरेडी इतना बिजी रहते हैं, तुम इतनी सारी बुक बोल रहे हो, ऐसे नहीं है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि आपके लिए ये, जैसे ये एक बुक है, ये बुक पढ़ के इसका जो समरी है, समराइज्ड 10 मिनट 15 मिनट का, कि इस बुक के अंदर क्या क्या बोला है, क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की हैं, वैसे वीडियोस आपके लिए बना सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके बताइए, वरना अगर आप मेहनती है, कर्म योद्धा है, वीर है, साहसी है, शूरवीर है, और पता नहीं क्या क्या है, और ख़ुद पढ़ना चाहते हैं तो भी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये तो था आज। मेरे ख्याल से इसके अलावा और वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि इतना बोल चुका हूँ, तो गले की हालत ख़राब है। तो ये आयुर्वेदिक बुक्स के ऊपर आपको कुछ और डाउट है, कोई नाम नहीं समझ में आए, तो फिर मैं वो नाम को देख के चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।